हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई कैन समन गॉड्स की 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्वे ने यहाँ पे कंपटीशन को जीत लिया था जो फर्स्ट राउंड था। इसके बाद इन लोगों को इंपीरियल कैपिटल लेके गया था और इन लोगों को लीड करने वाला यहाँ पे यूसे था और यहीं पे ही लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हम लोग पब्लिक को देखते हैं जो की यहाँ पे जिन्वे के ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे कि इनको यहाँ पे डिवाइन सॉर्ट सेक्ट का 5th एल्डर लीड कर रहा है। पता नहीं ये लोग क्या बवाल मचाएंगे। ऐसा लगता है कि पिछले साल के जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे सारे रिकॉर्ड्स होंगे वो पूरी तरीके से टूटने वाले हैं। वहीं पे हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि यहाँ पे फेंगवांग नाम के एक बंदे के बारे में बोल रहा था कि पता नहीं जब वो मेरी अभी की अचीवमेंट्स को देखेगा तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ कि ये पर्सन कौन है, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद हम लोग यूसो को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों से कहता है कि कंपटीशन कल से शुरू होगा, तब तक के लिए तुम लोग ऑर्डिनरी तरीके से यहाँ पे घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बवाला मचाने की कोशिश ना करना, नहीं तो तुम चाहे जहाँ से भी आते हो तुम्हारे ऊपर कायदे कानून से ही एक्शन लिए जाएंगे। कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई भी सपोर्ट वपोर्ट नहीं करेगा। इस पे ये लोग इस बात को समझ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग यूसो को देखते हैं जो कि जिन्वे और युवानबा से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ देखते हैं। वहीं पे यूसो एकदम स्ट्रेट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे डिवाइन सॉर्ड हॉल के सेक्ट डिसेबल बन जाओ। जिन्वे हमेशा की तरह यही कहता है कि उसे यहाँ पे नियम को ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसीलिए वो यहाँ पे किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करना नहीं चाहता है, उसे आजादी चाहिए। जिसपे यूसो यहाँ पे जिन्वे से कहता है कि अगर तुम मेरे डिसेबल बनते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे, एक नॉर्मल डिसेबल की तरह तुम आराम से घूम फिर सकते हो। इसे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि यूसो उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देगा। लेकिन वो लोग आगे इस बारे में कुछ बात कर पाते कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फिनिक्स वहां से उड़ते हुए जाता है। सॉरी, ये फिनिक्स नहीं, वर्मिलियन बर्ड है। फिनिक्स कुछ अलग रहता है, लेकिन वर्मिलियन बर्ड भी एक पावरफुल बीइंग है, बेसिकली ईशियन टाइप का है ये। विवेका जिन्वे को बताता है कि ये वर्मिलियन बर्ड यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिन्वे आगे से कहता है अगर यहाँ पे वर्मिलियन बर्ड आ चुका है तो फिर इस तरीके से तो यहाँ पे अजुरे ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टोटोटॉयज को भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस पे यूसो उन लोगों को बताता है कि जितने भी यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल्स होते हैं उनके पास उनके खुद के मिथोलॉजिकल एनिमल्स होते हैं। और यूसो जाते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ पे प्रपोजल के बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए। इसके बाद यूसो वहाँ से निकल जाता है। जिन्वे हम लोगों को बताता है अगर यहाँ पे किसी किंगडम को डायनेस्टी के अंदर बदलना है, इंपीरियल कैपिटल के अंदर बदलना है, तो फिर उसके पास पावर है नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ स्टेटस भी होना चाहिए, जैसे कि एक मिथोलॉजिकल एनिमल होना। जैसे कि यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी के पास ये वर्मिलियन बर्ड है। हालांकि वर्मिलियन बर्ड की जो कल्टीवेशन थी वो सिर्फ यहाँ पे हेवनली रियलम के 6th स्टेज पे ही थी। वहीं पे जिन्वे को ऐसा लगता है कि इतनी कल्टीवेशन यहाँ पे सिर्फ एक वर्मिलियन बर्ड की है जो कि मिथोलॉजिकल एनिमे है। तो हाल ही में यहाँ पे जो बवाल चल रहा है, जो यहाँ पे कई सारे लोग दुर्घटना के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं लड़ाई वड़ाई के चक्कर में, इस तरीके से ये कॉम्पिटिशन इतनी शांति के साथ तो होगा नहीं। इसके बाद हम लोग एक और मास्टर को देखते हैं जिसका नाम मेंगजिया था। अब मेंगजिया अपने पेट्स के बारे में बात कर रहा था। अब ये पेट्स वो थे युवानबा ने एलिमिनेट किया था। जब वो पहली बार आया था तब उसने यहाँ पे एक बीस्ट राइड को रोका था ना, जिसमें टाइगर किंग भी था। उसी के बारे में ये कह रहा है कि वो मेरा पेट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि इसका रिलेशन कैसे जुड़ा हुआ है। अब इसी के बाद यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि यहाँ पे ब्लैक नाइट पवेलियन था। तुम्हें डार्क कल याद होगा, इसको जिन्वे ने यहाँ पे एलिमिनेट किया था गन की मदद से, रेतीली पंछी की मदद से। और उसके फादर ने किसी को भेजा था कि पता लगाओ कि ये किसने किया है, और जिसने भी किया है तुम उसको एलिमिनेट कर दो। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे उसने एक इविल ड्रैगन नाम के बंदे को छोड़ा था जो कि अब यहाँ पे मेंगजिया से मिलने के लिए आया हुआ है। मेंगजिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो, जिसपे इविल ड्रैगन या फिर जो बंदा था वो आगे से कहता है कि हम दोनों का एक कॉमन एनिमी है। भले ही आपको इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन जो युवानबा है वो सिर्फ एक मोहरा है। इन सभी चीजों के पीछे जो असली आदमी है उसका नाम जिन्वे है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे युवानबा को एलिमिनेट करते हैं तो फिर हमारा जो बदला है वो अधूरा ही रहेगा। आपका पेट जो कि यहाँ पे किंग लेवल पे था वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अगर आप उसके लिए बदला नहीं लेंगे तो फिर इस बात का फायदा ही क्या है कि आप यहाँ पे एक सेक्ट मास्टर हैं, सॉरी हॉल मास्टर हैं। जिन्वे ने मेरे छोटे भाई को भी एलिमिनेट किया है, इसी वजह से उसे भी यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ेगा। इसलिए हम हाथ क्यों नहीं मिला लेते हैं, इससे हमें आधी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इविल ड्रैगन ने तो यहाँ पे प्लान भी एकदम गंभीर बना लिया था। उसने यहाँ पे जिन्वे को एम्परर का सपोर्ट मिलने से रोकने के लिए उसने यहाँ पे ये खबर पहले ही फैला दी है कि डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के डिस्ट्रक्शन के पीछे जिसका हाथ था वो जिन्वे ही है, वही असली कल्प्रिट है। मेंगजिया आगे से कहता है कि जिन्वे अगर मैच्योर हो गया तो फिर इस बात की कई सारी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे एक हाई रैंकिंग एग्जिस्टेंस बन सकता है आगे जाके, जैसे कि जिन वो हुई है। तो फिर मैं उसे क्यों यहाँ पे एलिमिनेट करूं, और तुम्हारे पास किस बात का सबूत है कि यहाँ पे जिन्वे ने ही युवानबा को ऑर्डर दिया था मेरे प्यारे पेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए। इस पे इविल ड्रैगन आगे से यही कहता है कि यहाँ पे कई सारे जीनियस हैं जो कि अक्सर दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिन वो हुई हो चुका। उसको देख के तो यही लगता है कि आप उसे डिसअफाई हैं, लेकिन आप उसे मैच्योर होने दे रहे हैं ताकि आप उसका बाद में फायदा उठा सके। बेसिकली या तो उसकी सोल डिवोवर कर लेंगे या फिर कुछ अपना फायदा उठाएंगे। लेकिन इविल ड्रैगन को ऐसा लगता है कि जिन्वे ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे इजीली हैंडल किया जा सके, इसलिए मेंगजिया एक साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लोग जिन्वे की गैंग को देखते हैं जहाँ पे ली भाई जिन्वे से पूछता है कि वो यहाँ पे यूसो की इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने वाला है। जिन्वे आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, वर्मिलियन बर्ड बीच में आ गए थे, नहीं तो मैं तुरंत ही मना कर देता। इसके बाद ये लोग यहाँ पे
मिथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्मिलियन बर्ड था। ली भाई आगे से बताता है कि ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये जो मिथोलॉजिकल क्रीचर्स होते हैं ये दरअसल फॉर्चून लेके आते हैं, इसलिए नेचुरली यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कोई परेशानी होती है तो इन्हें रोकने के लिए काम करते हैं। और ऊपर से ये यहाँ पे किसी पर्सन की डायनेस्टी को भी एक तरीके से रेफरेंस करते हैं। वे आगे से बताता है कि जो मिथोलॉजिकल क्रीचर्स होते हैं ये गॉड्स के बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पे फॉर्चून के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए अगर किसी डायनेस्टी के पास अगर यहाँ पे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स होता है तो एक तरीके से ये उनके फॉर्चून को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस पे वेगा एक फेमस लाइन मारता है कि द नॉलेज इज कर्स, जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगे। प्राय एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ इंडियंस पीपल ही हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि इंडिया के बाहर जो कंट्रीज होती हैं वो इंडिया की रेपुटेशन चुटकी भर भी नहीं करती हैं। इसलिए इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है ये तुम्हें पता ही है। बच्चे बूढ़ों किसी को भी नहीं छोड़ते ये परेशान करने के मामले में, कहते हैं विश्व गुरु हैं। मुझे ये वाली बात पता है, तो मैं परेशान रहता हूँ कि क्या होगा फ्यूचर का, लेकिन मेरे पापा को नहीं पता है तो वो चिल रहते हैं। उनका एक ही नारा है, बीजेपी को वोट जा रहा है। खैर जिन्हें आगे से कहता है कि अभी यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम है, वो समय के साथ साथ यहाँ पे कोई ना कोई मिथोलॉजिकल क्रीचर ढूंढ ही लेगा खुद की डायनेस्टी के लिए। इसके बाद जैसा कि इन लोगों के लिए कहा गया था कि तुम कैपिटल के अंदर घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस फालतू का बवाल ना करना। इसलिए ये लोग आराम से अब स्ट्रीट के अंदर घूम रहे थे। यहाँ पे बेचने के लिए कई सारी चीजें थी, खाना था, मैजिकल टूल्स थे और भी कई सारी चीजें, और साथ में यहाँ पे कुछ खरीदा बेचा भी जा रहा था। तुम्हें पता होगा किस तरीके का खरीदना बेचना। इसलिए डाजी यहाँ पे जिन्नोवे की चुटकी काटते हुए कहती है कि फालतू में इधर उधर ना देखो। जिन्नोवे उसे कहता है कि यार तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सैल हो। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जिन्नोवे को कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आपको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अगर खुद को खत्म भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब जिन्नोवे अपने सामने देखता है तो फिर उसे यहाँ पे फेंग हुआंग मिल जाती है और उसके सामने एक लू हान नाम का लड़का खड़ा हुआ था, जो कि फेंग हुआंग से कहता है क्या तुम यहाँ पे एक इंसाफ दिलाने आई हो किसी ऐसे को जो कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा है जिसको। इस पे फेंग हुआंग उस बंदे से कहती है कि तुम यहाँ पे किसी को परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। भले ही आज तुम इसे परेशान कर ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमेशा इसको नजरअंदाज करते रहेंगे, कभी ना कभी तो तुम्हें इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इस पे लू हान आगे से कहता है कि इंपीरियल डायनेस्टी के साथ में कोई भी उसे कुछ कर भी नहीं सकता है। इस पे लू हान अब यहाँ पे फेंग हुआंग से कहता है कि पहले तो मैं उसे परेशान करा था, लेकिन अब मैं तुम्हें करूंगा। इस पे फेंग हुआंग आगे से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे ये पूरी इंपीरियल कैपिटल तुम्हारे सॉर्ड हॉल डोमेन की बाप की है क्या। इस पे आगे से ये कहता है कि यहाँ पे इसके सॉर्ड सेक्ट का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, जिसको एम्परर कुछ ही देर में एक्सेप्ट कर ही लेगा। इसके बाद ये फेंग हुआंग के साथ कुछ कर पाता कि उससे पहले पीछे से कोई कहता है कि एम्परर आ चुके हैं, तो ये खट्ट से अपना माथा जमीन पे दे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है एम्परर अमर रहे। इस पे फेंग हुआंग आगे से कहते हैं कि ये तो अपना जुन्युए है, और जुन्युए यहाँ पे लू हान की बेइज्जती करते हुए कहता है सर उठाओ बालक, तुमने यहाँ पे अच्छी इज्जत दी है। जैसे यहाँ पे लू हान का जो ऑरा था वो भी एकदम हाई था, तो वो एकदम माइनस में चला जाता है। इसके बाद वो जुन्युए के ऊपर चिकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाते हुए डर नहीं लगा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पे लू युवानबा वहाँ पे आता है और उसके मुंह के ऊपर लात मार के और उसे दूर पटक देता है, जिससे वो धड़ाम से एक दीवार से जा टकराता है। ब्रो इज गॉट क्लीन बोल्ड। इसके बाद जुन्युए फेंग हुआंग से कहता है कि हम दोबारा मिल गए। इस पे फेंग हुआंग जुन्युए को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। तो जुन्युए उसे कहता है कि तुमने पिछली बार कहा था कि मुझे कॉम्पिटिशन के दौरान में अच्छी रैंकिंग लानी पड़ेगी, इतनी काफी है। लेकिन फेंग हुआंग उसे कहती है कि इतनी काफी नहीं है, उसे यहाँ पे कम से कम फर्स्ट 100 रैंकिंग के बीच में आना पड़ेगा। जुन्युए आगे से कहता है ठीक है ले आऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लू हान को देखते हैं जो कि आगे से एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि आज मैं तुम दोनों को सीधा स्वर्ग पहुंचा ही दूंगा। फिर जुन्युए को पता चल जाता है कि लू हान भी यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसका रियल जल्दी से इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद लू हान इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो डायरेक्ट जुन्युए को ही अपना निशाना बना रहा था, लेकिन उस टाइम पे युआन अपने हैमर को निकालता है और उसके ऊपर गड़ाम से दे मारता है, जिससे बेचारा लू हान दोबारा यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाता है। और इस बार जब लू हान क्लीन बोल्ड हुआ था तो ये हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो चुका था। इसलिए उसके जितने भी साथी थे वो सभी आगे से कहते हैं कि मैं एल्डर को जल्दी से जल्दी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे लू हान एलिमिनेट हो चुका है। तो फेंग हुआंग जुन्युए का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा चलना चाहिए, वो लोग एल्डर को यहाँ पे बुला रहे हैं, जियानसेन हॉल एल्डर। लेकिन जुन्युए आगे से यही कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग भी गए तो फिर कई सारे लोगों ने हमें देख लिया है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ से भागेंगे तो फिर जियानियन सेक्ट पक्का हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली तरीके से पनिश करेगा। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लू हान का मास्टर आ जाता है, जो कि आगे से कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल को किसने यहाँ पे एलिमिनेट किया। उसके आते ही यहाँ पे एक डिसाइपल जुन्युए और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने ही यहाँ पे मास्टर लू को एलिमिनेट किया है। इस पे एल्डर आगे से चिखते हुए कहता है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हर किसी को पकड़ पकड़ के पीटेगा वो। इसके बाद एल्डर आगे से यहाँ पे अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युआनबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन युआनबा अपने हैमर की मदद से यहाँ पे एल्डर को डिफ्लेक्ट कर लेता है और एल्डर खिसकते हुए पीछे जाते हैं। और युआनबा एल्डर से कहता है कि बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट जुन्युए के ऊपर हमला कैसे कर सकते हो, पहले पूरी बात तो समझ लो। इस पे एल्डर आगे से यही कहता है कि तुम लोगों ने मेरे प्यारे डिसेबल को एलिमिनेट किया है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे सह सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे न्याय करने के लिए आया हूँ। इस पे जुन्युए आगे से कहता है कि अच्छा तुम्हारे प्यारे डिसेबल की वजह से ही तुम्हारा ये सब रिएक्शन है और इतना ज्यादा अग्रेसिव हो तुम। जिस पे एल्डर दोबारा यहाँ पे अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं और क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि
कि आज मैं तुम्हें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, जिसपे जुनवे आगे से कहता है युआन भाई इसकी मुंह तोड़ दो तुम। तो फिर युआन तेजी के साथ आगे बढ़ता है एल्डर से फाइट करने के लिए और वो एल्डर के ऊपर दोबारा अपनी गदा से अटैक करता है, जिसपे एल्डर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे युआन भाई इतना पावरफुल नहीं है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में इसी तरीके से लड़ने लगते हैं और उनकी फाइट इतने ज्यादा फियर्स थी कि कोई भी देख नहीं पा रहा था। फेंग वांग आगे से कहती है कि ये इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं और वो मन के अंदर यही सोचती है कि जिनवे के पास इतना पावरफुल एक्सपर्ट्स आया कैसे, और उसे यही लगता है कि जिनवे को यहाँ पे कोई मॉन्स्टरस फंक्शन सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग ली भाई को देखते हैं जो कि जिनवे से पूछता है कि मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन जिनवे उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि अभी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे युआन भाई की स्ट्रेंथ को हल्के में ले रहे हो, जिससे उसका माथा सटक जाएगा और वो गुस्सा हो जाएगा। तुम्हारे मास्टर के अलावा और सा वुजियांग के अलावा उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब इसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसको यहाँ पे लू हान इतने समय बुली कर रहा था, जिसको बचाने के लिए फेंग वांग ने बीच में उंगली की थी। वो लड़का अपना नाम यहाँ पे मेंगो बताता है और वो जिनवे को शुक्रिया कहता है ये कहते हुए उसकी मदद करने के लिए, और वो फ्यूचर में पक्का उसे रीपे करेगा। जिनवे उसे मना करने ही वाला था, लेकिन तभी सिस्टम उसे यहाँ पे बताता है कि मेंगो के पास यहाँ पे मिथोलॉजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन है। इस पे जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो इस बंदे को पकड़ ले और उसकी यहाँ पे व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करा दे तो फिर वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर की तरह कर सकता है अपनी कंट्री को यहाँ पे डायनेस्टी के अंदर बदलने के लिए। इसीलिए जिनवे यहाँ पे आपदा को अवसर में बदलते हुए मेंगो से कहता है कि अगर तुम अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना ही चाहते हो तो फिर तुम अपने व्हाइट टाइगर सेट को मेरे अंडर क्यों नहीं ले आते और हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन फेंग वांग बीच में आते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल फेंग वांग का सेक्ट भी यहाँ पे मेंगो को अपने सेट के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन जिनवे यहाँ पे फिसलता नहीं। वो आगे से कहता है कि मीरा मेरी मदद की तुम इसे प्रोटेक्ट भी ना कर पाती, यहाँ तक कि तुम खुद यहाँ पे डिवाइन सेट के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, इसीलिए तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं बनता है। ये मेरे साथ आएगा और हमें ज्वाइन करेगा, अगर ये नहीं करता है हमें ज्वाइन तो फिर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जिस पे फेंग वांग के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, वो बस यू कहते रह जाती है। वहीं पे हम लोग मेंगो को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिनवे को तुरंत ज्वाइन कर लेता है, ये कहते हुए कि मुझे आपका सबऑर्डिनेट बन के सौभाग्य फील होगा। जिनवे उसे कहता है कोई बात नहीं है साला, अंबर आए या फिर बारिश बरसे साला मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद अगला सीन फाइट का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके युआन भाई एल्डर के ऊपर भारी पड़ने लगा था। एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्ट्रेंथ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है बल्कि बढ़ते ही जा रही है। उसी टाइम पे युआन बा अपने हैमर का इस्तेमाल करता है और वो एल्डर के ऊपर हिट मार के उन्हें सीधा जमीन पे दे पटकता है। अब इसके बाद युआन बा आगे से सब कुछ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि उससे पहले यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि नैनजाओ डायनेस्टी का ग्रेट जनरल था। इसका नाम जू लियांग है, जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इंपीरियल कैपिटल के अंदर ऐसे कैसे लड़ाई कर सकते हो। इस पे एल्डर यहाँ पे उस ग्रेट जनरल से कहता है कि इन लोगों ने मेरे प्यारे डिसाइपल को एलिमिनेट कर दिया और अब मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करने चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग अभी यहाँ पे ग्रेट जनरल लू जियांग के बारे में बात करने लगते हैं कि ये यहाँ पे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स में से एक है इंपीरियल कैपिटल के अंदर, और उन्हें यह लगता है कि इस बार यहाँ पे ली युआन बा खतरे में पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेट जनरल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे जुनवे सा वुजियांग से पूछता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन क्या है, जिसपे वेगा आगे से बताता है कि यहाँ पे लैंड गॉड रियलम की 8th स्टेज पे है, जिसपे हुआंग और आगे से मेंगो कहते हैं ऐसा लगता है कि सिचुएशन अब यहाँ पे पलटने वाली है। अगर तुम्हारे पास पावरफुल रियलम है तो फिर तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। वहीं पे फेंग वांग अपने मन के अंदर यही सोचती है अगर वेगा यहाँ पे जू लियांग की कल्टीवेशन देख सकता है तो उसका मतलब यही हुआ कि वेगा यहाँ पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसे समझ में आ जाता है कि जिनवे के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो यहाँ पे इतने पावरफुल हैं कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। अब इसके बाद हम लोग जू लियांग को देखते हैं जो कि बिना कुछ पूछे छीछे सीधा जाता युआन बा के ऊपर हमला ही कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने क्राइम किया है, अब तुम्हें इसकी सजा झेलनी पड़ेगी जिसके परिणाम में तुम्हें एलिमिनेट किया जाएगा। तो मैं तुम्हें अगर सच्ची बताऊं तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे रूल्स हैं यहाँ के, बिना कुछ पूछे छीछे ऐसा हो रहा है। तो भाई ऐसा ही होता है, अगर तुम किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाओ तो फिर वहाँ पे तुम्हें नीचा ही समझा जाएगा, भले तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पास लड़ने की एबिलिटी है तो ही तुम वहाँ पे कुछ कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ मार खाओगे। और लैंग्वेज के ऊपर जो डिस्प्यूट और लड़ाई धड़ाई हो रही है इसके बारे में तुम्हें पता ही है, इसलिए तुम इसे पूरी तरीके से मना भी नहीं कर सकते हो कि ये सच्चाई नहीं है। और ये मत सोचो कि हम लोग दूध की धुले हैं, बाहर से कोई भी फॉरेनर आता है तो मुझसे कितना गंदा बर्ताव करते हैं, घूरते ही रहते हैं उसे। अबे हीरे लगे हैं क्या उसके ऊपर, या फिर 3 आंखें हैं, व्हाइट स्किन ही तो है, क्या उन्हें इतना सुपीरियर मानने की जरूरत है। युआन बा भी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जनरल के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब अपना हैमर यहाँ पे जनरल के ऊपर मारता है तो जनरल को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद जनरल युआन बा के ऊपर बस एक ही किक मारता है और युआन बा दूर जाके गिरता है। सा वुजिंग यहाँ पे जिनवे से पूछता है क्या उसे कुछ करने की जरूरत है, लेकिन जिनवे मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि यहाँ पे युआन बा भी दोबारा खड़ा होकर वो दोबारा फाइट करेगा। लेकिन उस टाइम पे लूहान का जो मास्टर था वो यहाँ पे जिनवे की तरफ इशारा करता है और ग्रेट जनरल से कहता है कि इन लोगों ने ही उसके प्यारे डिसाइपल को एलिमिनेट करवाया है। जनरल भी यहाँ पे यही कहता है कि ये जो
जो बोल रहा है वो सच है, जिस पे जुन्नवे आगे से नौटंकी करने लगता है कि तुम्हारा डिसेबल यहाँ पे मासूम लोगों को परेशान कर रहा था और लड़कियों को हरास कर रहा था। उसने जब उसे रोका तो फिर उसने भी यहाँ पे जुन्नवे के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो तो बस फाइट बैक कर रहा था और इस चक्कर में वो यहाँ पे निपट गया। इसमें उसकी क्या गलती है? इसके बाद यहाँ पे पूरे एम्परर को ले आता है बीच में कि उनकी वजह से लोगों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। बेसिकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है वो। इस पे मास्टर आगे से कहता है कि ये तो साला मुझसे भी ज्यादा झूठा है। तो फिर वो यहाँ पे जनरल से ये कह देता है कि ये सभी साले किंगडम से ही आए, इनके जबान पे यहाँ पे झूठ लटकता रहता है। इस पे बाकी जितने भी किंगडम पे आए थे वो अब यहाँ पे जुन्नवे के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो पूरी डायनेस्टी पे ही उंगली उठाने लगते हैं कि इसका मतलब तो हम सब भी गरीब हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। इस पे जनरल कुछ कह पाता कि उससे पहले हम लोग युवान बा को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा हो जाता है और उसने यहाँ पे अपनी टूरू बॉडी को अवेटन कर लिया है और वो यहाँ पे जनरल से कहता है कि अब मैं लड़ूंगा। इसके बाद युवान बा आगे बढ़ता है और जनरल के ऊपर बस एक ही स्लैश मारता है। इससे वो जनरल खिसकते हुए दूर जाके गिरता है। वो पे मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है इसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी इंक्रीज कैसे हो गए, जिसके बाद युवान बा उसके ऊपर भी यहाँ पे खर्चा पानी देता है और वो भी दूर जाके गिरता है। लेकिन उस टाइम पे फेंग वांग यहाँ पे जुन्नवे से कहती है कि उन लोगों को यहाँ पे निकाल लेना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डायनेस्टी के अंदर ऐसे कई भी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और वो उन सभी से इकट्ठा मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए जुन्नवा यहाँ पे साबुजिंग से कहता है कि युवान बा को मेरी खातिर वापस लेते आना। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे से निकलने ही वाले थे कि उससे पहले ही हम लोग जनरल को देखते हैं और ये भी यहाँ पे पावर अप कर लेता है बिल्कुल युवान बा की तरीके। और वो उन लोगों से कहता है कि बवाल मचाने के बाद यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। इसके बाद वो युवान बा के ऊपर हिट मारता है तो दोनों की पावर एकदम बराबर की ही थी, लेकिन जनरल ज्यादा पावरफुल था। इसलिए अब वो यहाँ पे युवान बा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और युवान बा अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये गड़ा उसकी खोपड़ी के ऊपर गिरा तो वो दुनिया से उठा। लेकिन उसी टाइम पे साबुजिंग बीच में आ जाता है जो कि उसका स्पीयर पकड़ के कहता है कि बस बहुत हुआ। वह जनरल की अब यहाँ पे फटके चार हो जाती है जब वो सिर्फ यहाँ पे वो साजिंग की स्ट्रेंथ को ही महसूस करता है। वो साजिंग उससे कहता है कि इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल अभी भी नहीं मान रहा था तो वो साजिंग उसके ऊपर एक ही अटैक करता है और जनरल ठीक आने लग जाता है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर युवानबा से कहता है कि लड़ाई छोड़ो वापस चलते हैं। जुन्नवे ने यही बोला है जिसके लिए युवानबा मान जाता है। इसके बाद ये चारों यहाँ से कट लेते हैं बिल्कुल धीरे से। इसके बाद हम लोग मास्टर को देखते हैं जो कि किसी से कहता है कि कब तक सिर्फ देखने का इरादा था। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कैंगियन सेक्ट का सेक्ट लीडर आता है जिसका नाम आवुजियान है, जो कि यहाँ पे उसके मास्टर से कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने यहाँ पे जो गोबर मचाया है अब ये मत कहना कि उसको हमें ही साफ करना पड़ेगा, या फिर जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं उन्हें तुम भूल जाओगे। इस पे लीडर आगे से यही कहता है कि वो तो डायनेस्टी का ही है ना, क्या वो उसको बिल्कुल इसी तरीके से नफरत करेगा। इस पे वुजियान से कहता है जाओ यार, मुझे कोई तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, यहाँ से चले जाओ। इस पे मास्टर अब यहाँ पे सिर्फ वुजियान को सिर्फ धमका ही सकता है और कुछ भी नहीं, बेसिकली गुस्सा दिखाना। खैर इसके बाद लोग जुन्नवे को देखते हैं जो कि धीरे से जब कट रहे थे तो फिर वुजियान उनके सामने ही आ जाता है। ये कहते हुए कि कहाँ धीरे से कर रहे हो। इस पे जुन्नवे आगे से कहता है भागूंगा नहीं तो फिर तुम अरेस्ट कर लोगे, जेल में डाल दोगे, जिसके बाद तुम मुझे टॉर्चर करोगे। वुजियान आगे से कहता है कि तुम तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे ना, अगर ऐसे ही चले जाओगे तो फिर ये ट्रिप बर्बाद नहीं हो जाएगी। अगर तुम वादा करते हो तो कि फ्यूचर में कोई बवाल नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेगा यहाँ पे जुन्नवे से कहता है कि इसकी बातों के लिए हाँ कह दो अभी के लिए, क्योंकि कंपटीशन जरूरी है, जिसके बाद हम ना इसे मिलेंगे ना ये वादा रहेगा। जुन्नवे आगे से पूछता है कि मदद काहे लिए कर रहे हो, क्या ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारा डिसेबल बन जाऊं, जिस पे वुजियान को ये चीज नहीं चाहिए थी। उसी टाइम में जनरल यहाँ पे वुजियान से कहता है कि तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो। इस पे वुजियान भी उसे उंगली कर देता है, ये कहते हुए कि ये ना सोचना कि हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा सेक्ट यहाँ पे 7 बड़े सेक्ट में से एक आता है। जिससे जुन्नवे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वुजियान का जो सेक्ट है वो यहाँ पे डायनेस्टी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वो यहाँ पे उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद जुन्नवे यहाँ पे वुजियान से पूछता है क्या वो यहाँ से जा सकता है, उसे थोड़ा सा आराम करना है कॉम्पिटिशन के लिए। इसके लिए वुजियान आगे से कहता है किसने रोक रखा है, जाओ। वो पे जनरल जाते हुए कहता है कि वो इस चीज को भूलेगा नहीं, जब उसे समय आएगा तो वो यहाँ पे एमएलए को ये सब कुछ बताएगा। खैर इसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहे थे, तभी यहाँ पे अजीब सा झटका महसूस होता है, जिससे जुन्नवे को समझ में आ जाता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। साबुजिंग यहाँ पे जुन्नवे को बताता है कि इंपीरियल पैलेस ने उन्हें नोटिस कर लिया है, इसलिए अब से वो पूरी तरीके से उन्हें यहाँ पे नजर में रखेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे एम्परर का डिवाइन प्रिसेप्शन था, यानी कि नजर थी, जिससे वो यहाँ पे सब कुछ देख सकता है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी डायनेस्टी है, वो यहाँ पे 24 घंटे ना जुन्नवे के ऊपर नजर बना के रखेगा। लड़की भी तो ताड़ने हैं। अब इससे यहाँ पे एक नया मिशन ट्रिगर हो जाता है जो कि साइड क्वेस्ट था, जहाँ पे डायनेस्टी का एम्परर यहाँ पे जुन्नवे के पीछे पड़ जाएगा और जुन्नवे को यहाँ पे जान बचा के भागनी है कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट करने के बाद में। अगर वो जिंदा बच जाता है क्योंकि एम्परर अटैक करने के लिए भेजेगा कुछ लोगों को, तो फिर जुन्नवे को 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और एक रैंडम लकी ड्रॉ। और तुम्हें जुन्नवे के एटीट्यूड के बारे में पता है कि बंदा कुछ भी हो, इसे अपने समन्स के ऊपर पूरा एकदम यकीन है कि ये जीत ही जाएगा, कोई भी इसके ऊपर हमला करने के लिए क्यों ही ना आए।
खैर इसके बाद वो पीछे मुड़ के उस लड़के से पूछता है जिसकी इसने जान बचाए थे, मैं इसका नाम भूल गया, सॉरी। खैर जिन्होंने से पूछता है कि तुम्हारे सेक्टर के अंदर कितने लोग हैं, जिसपे आगे से बताता है कि सिर्फ 9 ही लोग हैं, सॉरी 19 ही लोग हैं। जिसके बाद वो बाहर गए हैं और इतने समय इनके सेक्ट वाले यहाँ पे कुछ नए डिसेपल्स को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने आगे से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन वह आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी इनकी तादाद बढ़ सकती है। लेकिन हम लोग पीछे की तरफ फेंगवांग को देखते हैं जैसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, एकदम भड़की जा रही थी ये। इसलिए जिन्होंने कहता है कि भाग चलो इससे पहला कि अंगार छोले में बदल जाए। इसके बाद हम लोग जिन्होंने को देखते हैं जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, तभी इसका कोई मिशन पूरा हो जाता है तो फिर इसे एक लकी रैंडम ड्रॉ करने का मौका मिलता है, जिसके दौरान में ये कोई भी न्यू एबिलिटी हासिल कर सकता है। जिन्होंने जब इसे यहाँ पे स्पिन करता है तो फिर उसे यहाँ पे एक न्यू एबिलिटी मिलती है जो कि डिवाइन एबिलिटी थी, जिसका नाम था सुपर नेचुरल पावर ऑफ रेड बॉय समाधि ट्रू फायर। समाधि ट्रू फायर को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक तरीके की डिवाइन पावर है जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद जिन्होंने को ये टेक्निक यहाँ पे सिखाई जाती है तो फिर यहाँ पे दोबारा स्पिरिचुअल फिनोमिनन एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली स्पिरिचुअल टेलीविजन जो कि पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए घर के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी उसकी फोर्स की वजह से बाहर जाके गिरते हैं। सभी लोग वेगा से पूछते हैं क्या हुआ, तो वेगा आगे से बताता है कि यहाँ पे पक्का जिन्होंने कोई टेक्निक सीख रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोबारा फिनोमिनन एक्टिवेट हो चुका है। डाजे ने ये पहले ही देखा था, इसलिए वो इस सभी चीजों के बारे में जानती थी, वो उन्हें भी इस बारे में ही बताती है। हम लोग साइड से इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसी चीज को चेक करने के लिए आए थे कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग साबूजिंग को देखते हैं जो कि तेजी से ऊपर के साथ जाता है और वहाँ पे एक बैरियर बना देता है जिससे वो स्पिरिचुअल टेलीविजन को रोक सके। हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल टेलीविजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूसो को भी यहाँ पे आना पड़ता है और वो भी यहाँ पे ये देख के हैरान हो चुका था कि जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ गोल्डन कोर लंबे है, लेकिन इसके बावजूद इतना तगड़ा स्पिरिचुअल फिनोमिनन यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जो कि काफी बड़ी बात है। फिर इसके बाद हम लोग जिन्होने को देखते हैं जिसको यहाँ पे दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली ये सीख ही जाता है मेन कैरेक्टर जो है। और सीखने के बाद में ये जब यहाँ पे अपनी समाधि फायर को रिलीज करता है तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये उस पूरे इलाके को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, सॉरी पूरे घर को। खैर हमें ट्रू फायर ऑफ समाधि की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि ये कैसे काम करती है, ना ही जानो तो बेहतर है, स्पिरिचुअल की पे ही चलती है सब कुछ बस। आगे जब वो बाहर देखता है तो फिर उसे भी पता चल जाता है कि उसने यहाँ पे जो ऑरा मनाने के लिए धमाका किया उससे उसकी जेब ढीली हो जाएंगी। वहीं पे हम लोग युवानबा को देखते हैं जो कि यहाँ पे जैसे ही समाधि ऑफ ट्रू फायर को छूने की कोशिश करता है तो वो उसकी उंगली पे चिपक जाती है और जल नहीं लगती बल्कि बुझती ही नहीं है। दरअसल ये समाधि ऑफ ट्रू फायर है जो कि यहाँ पे जिंदा चीजों के ऊपर जलती है, बेसिकली ब्लड सेल्स। अगर ये एक बार चिपक है तो जब तक खत्म नहीं कर देते तब तक ही चलती ही रहेगी। हालांकि जिन्हें अपनी एबिलिटी के हिसाब से इन्हें कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पे युवानबा की उंगली बचा लेता है। इसके बाद जो उन लोगों से कहता है ठीक है थैंक यू, लेकिन उसी टाइम पे यूसो आता है जो कि उसे कहता है ठीक है भाई तुम तबाही मचा दी हो तो खर्चा दे देना, मैं जा रहा हूँ। और ये हरामी दोबारा यहाँ पे आपदा को अवसर में बदलते हुए डाजी से कहता है कि उसका घर तो जल चुका है, क्या वो उसके घर पे रुक सकता है। और सरप्राइजिंगली डाजी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम लोग जुनुबे को देखते हैं जो कि मन के अंदर यही सोच रहा था कि आज अगर कोई लाइन क्रॉस भी कर दी जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इससे उसे मौका मिल सकता है एक और गॉड को समन करने का। इसके बाद वो यहाँ पे सन वुकोंग और भी कई सारे गॉड्स को समन कर सकता है। लेकिन पीछे की तरफ हम लोग डाजी को देखते हैं और उसके चेहरे से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जुनुबे के सर के ऊपर गड़ाम से कुछ मारने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुनुबे रैंडम यहाँ पे किसी गॉड को समन भी कर लेता है और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से अवसर मिला। मैंने बताया रैंडम, तो रैंडम मतलब रैंडम, कैसा भी कैसे भी जैसे भी। खैर इसके बाद जुनुबे का गॉड उसके रास्ते के बीच में था। जिसके बाद ये अजीब सी शकल बना के पीछे मुड़ के डाजी को बुलाने ही वाला था कि उसे पहले ही डाजी से चिपक जाती है और जुनुबे के ऊपर अपनी चार्म स्किल का यूज करते हुए उसे थोड़ा सा सड्यूस कर लेती है। और यही वही जुनुबे की फटी, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो एक जगह पे स्टक हो गया था। इसके बाद डाजी यहाँ पे अपने शाम को खत्म करती है और तब जाके जुनुबे को समझ में आ जाता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यह वाली बात डाजी भी उसे यही कहती है कि सबसे पहले ताकत बढ़ाओ, जिसके बाद मेरे पास आना, भाग जाओ यहाँ से। जुनुबे उसे कह ही रहा था कि उससे पहले ही डाजी चिपक के उसे कहती है कि अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो उसे डबल रिवॉर्ड देगी। और इतना कहने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो जिंदा तो के बाल भी हैं। इसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है जहाँ पे जुनुबे का समन आ चुका था। अब इसके बारे में बस तुम दो चीज जान लो। पहली बात ये कि एक ह्यूमन रेस है और दूसरा इसका नाम जैंग जियाओ है, बस इतना ही। और ये भागते हुए जुनुबे के कमरे के अंदर एक गुस्सा आ रहा था, इसलिए युवान भाई से रोक रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जुनुबे बाहर आता है और उसके पास पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका था कि यही आपका नया समन है। और जुनुबे उसका नाम सुनते ही हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जैंग जियाओ की कल्टीवेशन गोल्डन कोर रियलम की 9th स्टेज है, यानी कि जुनुबे से भी नीचे। और मन के अंदर सोचता है कि ये इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है, लेकिन सिस्टम ने पहले बता दिया था जो माल मिलेगा रैंडम मिलेगा। लेकिन जैंग जियाओ इतना भी यूजलेस नहीं है, उसके पास यहाँ पे बातचीत करने की कला है। बेसिकली वो यहाँ पे कई सारे लोगों को झुंड में इकट्ठा कर सकता है और उनसे कोई भी काम करवा सकता है। इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकता है और ये कई सारी कंट्रीज का टॉप एनिमी माना जाता है क्योंकि ये हमेशा लोगों को भड़का के उनके खिलाफ कर देता है, जिससे कई सारी तबाही होती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचता है। बेसिकली सही सी बात है भाई, देश के अंदर तबाही होगी, जनता ही सब जमीन पे आ जाएगी तो बेशक तबाही मचेगी। इसलिए जुनुबे उसे यहाँ पे अपना सबऑर्डिनेट मान सकता है
क्योंकि फ्री की चीज कभी भी नहीं छोड़े जाते, भले ही चाहे वो दिया हुआ केचप ही क्यों ना हो समोसे के साथ में। जिसपे जिन्होंने यहाँ पे युवानवा को समझा देता है कि स्ट्रेंथ से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, कभी कभी हमें यहाँ पे बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज़ैंग जियाओ उन्हीं में से एक है। खैर इसके बाद जिन्होंने ज़ैंग जियाओ को बाकी लोगों से मिलवाता है और बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, और उसी टाइम पे पीछे से लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इंपीरियल पैलेस के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट है हाजिर हो। जिसपे ये सभी लोग रेडी हो जाते हैं गैदरिंग के लिए। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे इंपीरियल पैलेस का होता है। ये चोटी के ऊपर ही इंपीरियल पैलेस है और नीचे से चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा। विपिजन आगे से कहता है कि यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी ने जो भी टैलेंट्स इकट्ठा किए हैं, अगर वो सभी उसके साथ मिल जाते हैं तो वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं वो सभी आगे चल के सातों सेट को ही ज्वाइन करेंगे और सातों सेट यहाँ पे डायनेस्टी को ही सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद डायनेस्टी का एम्पर यहाँ पे आता है तो बस इसकी तस्वीर ही आई थी, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर से प्रेशर निकल रहा था, तो वो जुन्नोए के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे जोर डाल रहा था। जोर क्या सभी लोगों के ऊपर डाल रहा था। वहीं पे जुन्नोए उसकी तरफ देखते हुए मन के अंदर यही सोचता है कि यही बंदा मेरे पीछे लोगों को भेजने वाला है क्या, मुझे मारने के लिए। फिर इसके बाद डायनेस्टी का एम्पर यहाँ पे इन लोगों को वही बात बतलाया कि भैया 3 साल में एडमिशन मिलता है, जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं दिखा दो वगैरह वगैरह। और इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रूल्स के बारे में बताता है कि 3 राउंड्स होंगे, जिनमें से यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट करेंगे पहले राउंड के अंदर 1000 पास होंगे, दूसरे राउंड के अंदर 2000 पास होंगे, सॉरी 100, और तीसरे राउंड के अंदर सिर्फ 10। टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो यहाँ पे थंडरपोल्ट के अंदर जाके 1 महीने के लिए कल्टीवेट कर सकते हैं। थंडरपोल्ट अच्छी जगह है कल्टीवेट करने के लिए। बाकी टॉप 100 को यहाँ पे स्पेशल स्टोन्स मिलेंगे, स्किल्स मिलेंगी, मैजिकल वेपन्स मिलेंगे, और बाकी 7 सेट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बाकी जो टॉप 1000 रहेंगे उन्हें यहाँ पे इंपीरियल कोड के अंदर जाने का मौका मिलेगा। बेसिकली वो यहाँ पे ऑफिशियल बन सकते हैं या फिर एक आर्मी लीडर। वहीं पे ली भाई वेगा से पूछता है कि हम लोग इस एम्परर को हरा सकते हैं। वेगा आगे से कहता है इतना भी मुश्किल नहीं है, बस साले की एक बार पूंछ पकड़ ले हम लोग, बस के छुपा बैठा है। उसी टाइम पे ज़ैंग जियान यहाँ से कट लेता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ तैयारी करनी है, इसलिए वो जा रहा है, जिसपे वो लोग उसे जाने देते हैं। जिसपे ली भाई आगे से कहता है कि आप इसे इतनी आसानी के साथ जाने दे रहे हैं, अगर ये भाग गया तो फिर क्या होगा। वेगा आगे से यही कहता है कि इसकी कल्टीवेशन लो है, लेकिन इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, इतनी जल्दी नहीं भागेगा। इसके बाद एम्परर इन लोगों को यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बारे में बताता है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल था। बस इन लोगों को यहीं पे ही बैठ के कल्टीवेट करना था और स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करने था। लेकिन स्पिरिचुअल की यहाँ पे ड्रैगन वेन स्पिरिचुअल की थी, जो जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर पाएगा उसको यहाँ पे आगे जाने का मौका मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे 10 लोग बचेंगे उन्हें आगे भेज दिया जाएगा, बाकियों के ऊपर लात मार के वापस भेज दिया जाएगा। जिससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि एम्परर शायद उसे ही टारगेट कर रहा है, ये मोटी सोच वाला बंदा है, ज्यादा सोच रहा है ये मेरी तरीके से। हालांकि जुनवे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास ऐसे कई सारे हथकंडे हैं जिनको वो अपना के यहाँ पे आसानी के साथ 2-2 घंटों तक कल्टीवेट कर सकता है। वो यहाँ पे बाकियों की तरह नहीं है। जिसके बाद युवानबा जुनवे के पास आता है और उससे पूछता है कि हम भी लोग शुरू करें। जिसपे जुनवे युवानबा से कहता है कि तुम वहाँ पे और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा की कलेक्ट करने की कोशिश करो और होल्ड बैक बिल्कुल भी ना करना। इस पर युवानबा सबसे पहले जाता है और एक बंदे की पिछवाड़े के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा कह रहा होगा कि मुझे क्यों तोड़ा, बैठ जाते बगल में। खैर युवानबा बैठता है और वहां पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और ये जब ये कल्टीवेट करता है तो इतनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल की कनेक्ट कर रहा था कि आसपास लोगों की आंखें फट जाती हैं। आंखों के साथ कुछ और भी फटता है, लेकिन मन नहीं है इतने समय, स्ट्रेस्ड हूँ। इसके बाद जुनवे भी साइड में बैठ जाता है और वो भी आगे से यहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करता है। तो दोनों की एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा पावरफुल थी। बेसिकली वहाँ पे इतना बड़ा पिलर बन चुका था कि पूछो नहीं, सिर्फ इनके यहाँ पे की एब्जॉर्ब करने की वजह से। और जिसका जितना ज्यादा बड़ा पिलर होगा वो उतना ज्यादा जीतेगा। और जो बेचारे बैठ के आपस में कल्टीवेट कर रहे थे, इन दोनों के चक्कर में उनकी भी की छीन ली जा रही थी। ये दोनों खींचे ले रहे थे ज्यादा की एब्जॉर्ब करने के चक्कर में। वह जुनवे ने थोड़ा सा एक बुद्धि वाला काम किया था। बेसिकली वो इन लोगों के साथ बैठ चुका था जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, ताकि अगर एलिमिनेट किया जाए तो सभी को एक साथ किया जाए। एम्परर अकेले यहाँ पे जुनवे को एलिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ग्रुप के साथ बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। अगर उसे एलिमिनेट करना होगा तो वो जुनवे के साथ पूरे ग्रुप को ही करेगा, लेकिन ग्रुप को किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो सभी अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। और अगर ऐसा होगा तो फिर दोबारा एकता आ जाएगी, क्योंकि एकता में बल है। इस पे डाजी आगे से कहती है कि एम्परर पक्का नाक तले मिर्च दबा लेगा। इसके बाद हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ था और वो लगातार कल्टीवेट करते हुए ही जा रहा था, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जगह नहीं बची हुई थी। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके यहाँ पे जो आर्ट है यानी कि टेक्निक है वो थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पे स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ गई और वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसलिए जुनवे का जो यहाँ पे ड्रैगन वेन की स्पाइक है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसी टाइम पे सिस्टम दोबारा बाहर निकलता है और वो जुनवे को बताता है कि यहाँ पे ड्रैगन की का हल्का फुल्का निशान बना है, जिसको जुनवे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जुनवे यहाँ पे ड्रैगन की के बारे में पूछता है, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि पहले के एम्परर ने यानी कि ह्यूमन काइंड के एम्परर ने यहाँ पे किसी ड्रैगन के साथ, बेसिकली गोल्डन ड्रैगन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जितने भी एम्परर होंगे। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे ड्रैगन की गायब होती चली गई, इसलिए यहाँ पे अब कोई भी ड्रैगन किसी भी एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए
लिए नहीं आता है, लेकिन अगर जिनोवे के पास यहाँ पे ड्रैगन की होगी तो फिर उसको कोई ड्रैगन प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर जिनोवे यहाँ पे ड्रैगन पीरल को एब्जॉर्ब कर ले और उसे अपनी बॉडी के अंदर एक ब्लड एम्परर की तरह सर्कुलेट करे तो फिर वो शायद से यहाँ पे ड्रैगन वेन की को जनरेट कर सकता है। इस ड्रैगन की उसे यहाँ पे एम्परर की तरह ही समझेगी और अगर उसके पास यहाँ पे ड्रैगन की हो जाएगी तो फिर वो यहाँ पे इविल स्पिरिट और भी कई सारे पावरफुल क्रीचर्स को डरा के भगा पाएगा। इसमें जिनोवे को समझ में आ जाता है कि उसे और ज्यादा स्पिरिचुअल की यहाँ पे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब स्पिरिचुअल की में से यहाँ से ड्रैगन की निकालना बिल्कुल यहाँ पे रेत में से शीशा बनाने जितना मुश्किल है। यानी कहीं 100 पॉइंट्स में अगर स्पिरिचुअल की इकट्ठा करोगे तो कि एक पॉइंट यहाँ पे ड्रैगन की का मिलेगा। इसीलिए जब वो और ज्यादा यहाँ पे अपनी की एब्जॉर्ब करने की स्पीड को बढ़ाता है तो जितने भी नॉर्मल लोग थे वो वहां से डर के भागने लगते हैं कि उनकी बॉडी से सारी की खींच ली गई तो वो मर भी सकते हैं। वह पेम्परर भी ये सब कुछ देखता है लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि ये सब कुछ रूल्स के अंदर ही आता है। खैर इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे युआनबा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो युआनबा भी आगे से की एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से की एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा की एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं जिनोवे की साइड पे क्यों भाग रहे थे लेकिन युआनबा उनका रास्ता रोक लेता है, जिसके बाद इसी तरीके से समय निकल जाता है। वहीं पे जिनोवे जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे काफी अच्छा खासा माल मिल चुका था। उसके पास यहाँ पे इमॉर्टल फिजिक्स जो थी वो इंप्रूव हो चुकी थी, उसकी जो रेनबो थंडर आर्ट टेक्निक थी वो भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुकी थी और उसे यहाँ पे ड्रैगन की थोड़े बहुत निशान भी मिल चुके थे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और एम्परर सभी लोगों से कहता है कि 1000 लोग यहाँ पे सीधा इंपीरियल पैलेस के अंदर आएंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जिसपे वो सभी यहाँ पे इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एम्परर की कोई चाल भी हो सकती है और वो लोग जिनोवे को यहाँ पे निपटा भी सकते हैं। डाजी आगे से कहते हैं कि जिनोवे ने इस कॉम्पिटिशन से काफी कुछ हासिल भी कर लिया है, अब उसे यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे रोक लेना चाहिए। लेकिन साबोजिंग आगे से कहता है कि चिंता ना करो और अगर एम्परर यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ भी करता है तो फिर मुझे पता चल जाएगा और मैं तुरंत मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग इंपीरियल पैलेस को देखते हैं तो हर कोई अंदर ही जा रहा था। वहीं पे जिनोवे को समझ में आ रहा था कि दाल में कुछ तो काला है, तो समझ में आ जाता है कि यहीं पे ही जाल बिछा हुआ है, अगर वो अंदर जाएगा तो धर के उसे पील दिया जाएगा यहीं पे। खैर इसके बाद वो लोग पैलेस के अंदर होते हैं तो फिर हमें यहाँ पे डिवाइन सॉर्ड हॉल मास्टर के बारे में पता चलता है, जो कि ये बीच वाला है। बाकी बगल बगल के बारे में जानते हो, ये वूजिंग है, दूसरा वाला यूसो है और बीच वाले का नाम यहाँ पे लीटिंग है। वहीं पे वूजिंग की नजर जैसे यहाँ पे जिनोवे के ऊपर पड़ती है तो वो जिनोवे को अपने पास बुलाने लगता है। वहीं पे लीटिंग यहाँ पे वूजिंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि हम यहाँ पे जिनोवे को निपटाने के बारे में सोच रहे हैं और ये बार बार उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, कहीं ये उसकी नाजायज औलाद तो नहीं। हालांकि जिनोवे यहाँ पे दोबारा वूजिंग को मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, सेकंड राउंड के लिए जो आइटम मुझे देने हैं तो मुझे दे दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे राउंड के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन लीटिंग जिनोवे से कहता है कि ऐसा ना करके तुम हमारी गरिमा का अपमान कर रहे हो। जिनोवे आगे से कहता है कि तुम्हारी गरिमा ने मेरी 2 बार मार ली है, निपटते निपटते बचाओ, कैसे ना तैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि अंदर आओ और अंदर क्या पता और कोई जाल वाल बिछा हो तो। लेकिन वो लोग जिनोवे के अंदर आने का इंतजार ही नहीं करते बल्कि दरवाजा पहले ही बंद कर लेते हैं, दूसरा दरवाजा था वहां पे। इस पे जिनोवे युआनबा से कहता है कि इसीलिए कहता हूँ कि अनजान लोगों से दूर रहा करो और उनकी दी हुई चीजों को ना खाया करो। इसके बाद एम्परर सबसे पहले उन लोगों को बधाई देता है और जिनोवे अपने मन के अंदर सोचता है कि बधाई से पहले ये मुझे निपटा देंगे। इसके बाद वो यहाँ पे घोस्ट समनिंग बेल को बजाने ही वाला था कि उससे पहले यहाँ पे कोई जिनोवे के ऊपर अटैक करता है, जो कि इविल ड्रैगन या फिर कोई इविल स्पिरिट थी, लेकिन युआनबा उसके ऊपर हमला करके उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और वो इविल स्पिरिट तो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन धमाके की वजह से अब यहाँ पे जो ग्रेट जनरल था वो यहाँ पे अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है जिनोवे को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे जिनोवे को समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने यही प्लान बना के रखा है कि वो लोग यहाँ पे उसे इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लेंगे कि उसने यहाँ पे एम्परर का गेम बजाने की कोशिश की है। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि प्लान बढ़िया है लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती, साला मैं ही इतना कम लेवल पे हूँ और मैं यहाँ पे किसी का गेम बजाने के बारे में सोचूंगा, वो भी एम्परर का। साले तुम्हारे गार्ड्स यहाँ पे हेवन रियलम में, तुम्हें लगता है कि कोई इस बात के ऊपर यकीन भी करेगा? लेकिन फील्डिंग तो जिनोवे की पहले से ही सेट थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहता है। वह पिलेटिंग अभी भी भाई बके जा रहा है, एंडरसन ये वो जो भी हो ये बके जा रहा है और जिनोवे आगे से ताली बजाते हुए कहता है प्लान बढ़िया है, मजा आया मुझे। वहीं पे हम लोग वूजिंग को देखते हैं जो कि एम्परर से पूछता है कि वो सच में यही सब करना चाहता है। इस पे एम्परर उससे यही कहता है कि उसने जो यहाँ पे कांड किए हैं उसका भरपाया कौन देगा भाई, और तुम उसे बार बार बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पे वूजिंग आगे से कहते हैं कि आपकी इच्छा भाई सर्वोत्तम है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी फ्यूचर में फटेगी ना तो सिलने के लिए सुई भी नहीं मिलेगी। जिस पे एम्परर आगे से चीखते हुए कहता है खड़े क्या हो भाई, बिरयानी थोड़ी ना बांटूंगा, हमला करो जिनोवे के ऊपर। इसके बाद सभी गार्ड्स एक साथ आगे बढ़ते हैं जिनोवे से सारा हिसाब किताब लेने के लिए। बाहर की तरफ ये सभी लोग सोच रहे थे कि अचानक से क्या हुआ, ये आवाज क्यों आ रही है। इसके बाद पैलेस के अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है और तड़ाम तुड़म करके वहाँ पे तगड़े धमाके होने लगते हैं। इसके बाद ये लोग भी आगे से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एम्परर ने पहले ही फील्डिंग सेट कर ली थी, उसने बैरियर लगा दिया था कि कोई भी अंदर ना आ सके और कोई भी बाहर ना जा सके, इसलिए ये लोग पूरी ताकत से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे साबोजिंग इतना ज्यादा जोर लगा रहा था, इतना तो मैं बाथरूम में नहीं लगा था, और उसके इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से यहाँ पे जो बैरियर था उसके ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं। अंदर जो सोल्जर थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये अधिमानुष आया कहाँ से, इतना ज्यादा जोर कैसे लगा
सकता है। वो पेन सोल्जर्स को अंदाजा भी नहीं कि ये किससे भिड़ने वाले हैं। ये अपने लोगों से कहते हैं कि भाले और छुरा ले आओ, हम लोगों को किसी भी कीमत पे यहाँ पे इस बंदे को ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सावुजिंग को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे गोल्डन बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो चारों अंदर आ जाते हैं। तो सभी सोल्जर्स यहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और तुम्हें पिछले एपिसोड में पता चला था कि यहाँ पे एक फिनिक्स भी है जो कि इन लोगों का मिथोलॉजिकल क्रिएचर है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे एम्परर की फील्डिंग सेट करने के लिए आए हैं तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और जिन्युवे को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिन्युवे आगे से यहाँ पे उसी समनिंग बेल को बजाना शुरू कर देता है जो दोनों यहाँ पे रीपर्स ने दी थी। तो फिर जिन्युवे जैसे जैसे इस घंटे को बजाते जा रहा था तो फिर यहाँ पे रोने और धोने की आवाज आ रही थी। इसलिए ग्रेट जनरल यहाँ पे यूसो से कहता है कि इसे रोको ना। वह फिर यूसो को जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो उसकी ब्रांच डिस्ट्रॉय हुई थी उसके पीछे भी यहाँ पे जिन्युवे का ही हाथ था। फिर इसके बाद जिन्युवे यहाँ पे दोनों रीपर्स को बाहर बुला लेता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि एम्परर की फील्डिंग सेट कर दो मेरी की खातिर और उसका गेम बच जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एम्परर का गेम बजाने के लिए एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि इससे पहले यहाँ पे एम्परर आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग खुद को ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। और तभी एम्परर के अंदर से अचानक से पावर रिलीज होती है जिससे दोनों ही रीपर्स पीछे गिर जाते हैं। अब इस सिस्टम ने बताया था ना कि एम्परर्स के पास यहाँ पे ड्रैगन की होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आती है। तो फिर एम्परर के पास वही ड्रैगन की है। जिन्होंने जैसे यहाँ पे ड्रैगन की वो देखता है तो फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। एक साइड से वर्मिलियन बर्ड आगे बढ़ता है तो एक साइड से एम्परर और वो दोनों यहाँ पे जिन्युवे की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसका गेम बजाने के लिए। इसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है तो इसको जिन्युवे कैसे न तैसे डॉज कर ही लेता है और जब वो यहाँ पे चैन से सांस ले ही रहा था तभी कोई अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे जिन्युवे की एक सेकंड के लिए फट सी जाती है। उसके गोटे मुंह में आ गए थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दोनों रीपर्स आगे बढ़ते हैं और उस बंदे को चैन से खींच के पीछे पटक देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं जिन्युवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन्युवे यहाँ पे साबुजिंग से कहता है कि तुम्हें एम्परर दिखाई दे रहा है, जरा इसकी फील्डिंग सेट कर देना मेरी खातिर और तुम खासकर इसका मुखड़ा ऐसे चेंज करना कि इसके एंसेस्टर भी इसे पहचान ना पाए। इस पे साबुजिंग को यहाँ पे कमांड मिल जाती है तो वो यहाँ पे कमांड को पूरा करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है एम्परर की फील्डिंग सेट करने के लिए। वहीं पे एम्परर जैसे ही साबुजिंग की पावर्स को देखता है तो उसकी फटके 4, जैसा कि यहाँ पे वुजिंग ने कहा था कि सिलने के लिए सुई भी नहीं मिलेगी। उसे समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे साबुजिंग का मुकाबला नहीं कर सकता है तो वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेता है। वहीं पे वो जैसे ही भागता है तो साबुजिंग सीधा दीवार से जा टकराता है। इसके बाद वो एम्परर के पीछे जाने लगता है उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए। सॉरी दोस्तों, बुद्धि की कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे युआनबा को वर्मिलियन बर्ड समझ लिया। दरअसल ये अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म के अंदर है, इसमें ये पंछी में बदल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्मिलियन बर्ड से समझ रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके थे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो सभी एक एक करके अपना अपना अलग ग्रुप संभाल रहे थे। डाजी अपना अलग ग्रुप संभाल रही थी, वेगा अपना अलग ग्रुप संभाल रहा था। इसी बीच जुन्युवे यहाँ पे वुजिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे खेल को ज्वाइन नहीं करना है क्या। इस पे वुजिंग यहाँ पे जुन्युवे से कहता है कि अभी निकल लोगे तो बढ़िया रहेगा, अभी मौका है। जुन्युवे से कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसके बाद वो दोनों रीपर से कहता है कि तुम इनके हाथ पैर तोड़ देना, बस इन्हें जिंदा छोड़ देना, बाकी मैं इनके साथ खेल लूंगा, एक्सपीरियंस पॉइंट जो चाहिए मुझे। इस पे दोनों रीपर्स आगे बढ़ते हैं और वुजिंग के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं, यही सोचते हुए कि इनके साथ काम धाम करना ही करना है। फिर जुन्युवे अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इतनी दूर तक यहाँ पे आया है तो खाली हाथ तो जाएगा ही नहीं, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट तो यहाँ से लेके ही जाएगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे फोर्थ प्रिंस और महिला मित्र से कहता है कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, सही मौका है। उसी टाइम पे वुजिंग के क्लैन का एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और जुन्युवे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जुन्युवे पीछे मुड़ के उसके ऊपर समाधि ट्रू फायर का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। बाय द वे आई लाइक दिस पैनल। इसके बाद वो वाला ग्रुप यहाँ पे समाधि फायर के अंदर ही निपट जाता है। इसके बाद एक और एक्सपर्ट यहाँ पे जुन्युवे के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश करता है, लेकिन वेगा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके हाथ को ही गायब कर देता है। खैर ये एल्डर यहाँ पे डिवाइन सॉर्ड हॉल का ग्रेट एल्डर था जो कि यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुन्युवे से कहता है कि आमने सामने की लड़ाई। जिस पे जुन्युवे आगे से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। वो आगे से कहता है कि अगर तुम वेगा के खिलाफ जीत जाते हो तो फिर मैं यहाँ पे अपने आप को एलिमिनेट कर लूंगा। जिस पे ग्रेट एल्डर आगे से अपना पूरा जोर लगाता है और वेगा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वेगा इजीली यहाँ पे उसके अटैक को डॉज करता है और बस एक ही मूव का इस्तेमाल करता है और एक ही मूव के अंदर ही वो यहाँ पे एल्डर को रॉकेट की तरह बना के आसमान में गायब कर देता है। ऑफ कोर्स वो फूट भी जाता है। इसके बाद वेगा यहाँ पे जुन्युवे से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन जुन्युवे आगे से कहता है कि हमें एम्परर को यहाँ पे निपटाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग जा सकते हैं। इस पे वेगा आगे से कहता है अगर जुन्युवे की यही मर्जी है तो वो उसको यहाँ पे फॉलो करेगा। साइड से लीवा भी बाहर निकलता है और वो भी जुन्युवे से यही बात कहता है और डाजी भी। इस पे जुन्युवे उन लोगों से कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो फिर हम लोग किसी की भी फील्डिंग सेट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग डिवाइन हॉल के एक और एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स को जुन्युवे और बाकी लोगों को पीछे भेजता है, ये कहते हुए कि उन्हें जाने ना दो। जिस पे वो सभी डिसाइपल उनके पीछे जाते हैं तो साइड से यहाँ पे रीपर बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि उनको तो भेज दिया, तेरी गुद्दी कौन बचाएगा। जिसके बाद लोग इसकी गुद्दी दबोच लेते हैं। फिर जुन्युवे को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं तो वो आगे से यहाँ पे हस्तना ताबूदन बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जो वो यहाँ पे बरसात करता है, हस्तना ताबूदन का जलवा इतना ज्यादा था कि यहाँ पे डिसाइपल्स को सील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब कहीं वो जाके उसको ब्लॉक कर पाते हैं। ली भाई आगे से कहता है कि ये बहुत ज्यादा
टाइम खाएंगे, इसलिए वो आगे से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है जो स्पिरिचुअल की से बनी हुई थी, जिसके बाद वो सभी शॉर्ट्स उसके पीछे पड़ जाती है और उनका पीछा करने लगती हैं, जिसपे ये सभी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं और वो शॉर्ट्स के पीछे पड़ जाती है इनकी गुद्दी चिटकाने के लिए। वह जुन वेगा से पूछता है कि ये यार कम ही नहीं हो रहे हैं, ये डिवाइन सॉर्ड वाले कितने भरे पड़े हैं, कितने एल्डर्स हैं इनके पास। इस पे वेगा आगे से बताता है कि डिवाइन सॉर्ड काफी ज्यादा बड़ा है, उनके पास कई सारे डिसाइपल्स हैं, डिसाइपल्स को ही मिला लिया जाए तो वो 1 मिलियन के आसपास हो जाएंगे और इंपीरियल कैपिटल के अंदर कम से कम इनकी आधे से ज्यादा फोर्स होगी। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है अगर कोई हेवनली रियलम का एक्सपर्ट भी यहाँ पे आ जाए तो भाई वो यहाँ पे आसानी के साथ डेनिस्ट्री के अंदर नहीं घुस सकता है। इससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि इंपीरियल कैपिटल को छोड़ के जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जुनवे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पे आया था एम्परर की गुद्दी दबोचने के लिए और वो गुद्दी चिटका के ही जाएगा। उसी टाइम पे जुनवे वेगा से पूछता है कि टेंगो कहाँ पे है, तो वेगा उसे बताता है कि उसने टेंगो को यहाँ पे थंडर बाथिंग पूल ढूंढने के लिए भेजा हुआ है। जुनवे आगे से पूछता है कि ये पूल इतना ज्यादा जरूरी है क्या। वेगा उसे बताता है कि ये पूल काफी ज्यादा जरूरी है, अगर इसमें कोई एक बार नहाने तो सादा दोबारा पैदा हो जाता है, इतनी ताकत है पूल के अंदर और ये खासकर बॉडी कल्टिवेटर्स के लिए बेहतर रहता है। इसलिए जुनवे अगर यहाँ पे आया है तो फिर उसे एक बार उसके अंदर नहा लेना चाहिए, तब तक वो लोग उसे गार्ड करेंगे। तभी वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो फिर सावोजिंग ने यहाँ पे एम्परर की गुद्दी दबोच ली थी और हम लोग सावोजिंग को देखते हैं जिसने यहाँ पे एम्परर को दबोचा हुआ था। वो उसे कहता है कब तक भागोगे मेरी जान। वहीं पे जुनवे पीछे मुड़ के यहाँ पे वो साजिंग से कहता है कि तुम इसे मेरे पास लेके आओ, मैं इसकी फील्डिंग खुद ही सेट करूंगा, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। सावोजिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे एम्परर को जुनवे के पास लेके जाता है। तो जुनवे आगे से यहाँ पे अपना हथियार बाहर निकालता है और एम्परर की फील्डिंग सेट करने ही वाला था कि एम्परर उसे रुकने को कहता है, लेकिन जुनवे नहीं रुकता है, उसे जो करना था वो कर देता है। तो एम्परर उसे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पक्का निपट जाएगा। उसी टाइम पे पीछे से यहाँ पे एक और पावरफुल एल्डर बाहर निकलता है जिसकी पावर काफी ज्यादा थी और वो जुनवे के साथ साथ सभी लोगों के ऊपर ही अटैक कर देता है अपनी पाम अटैक से। सावोजिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, नेंजो डायनेस्टी का पुराना एम्परर है जो कि अब आया है। वेगा जैसे उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि पुराना एम्परर अभी तक जिंदा है। इसके बाद पुराना एम्परर यहाँ पे सावोजिंग से पूछता है कि तुम कौन हो, तो सावोजिंग उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं और बिजली की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पे हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि अभी तक यहाँ पे निपटा नहीं था। तो वो कहता है कि जुनवे मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ ही निपटो। तो जुनवे आगे से कहता है ठीक है, जिसके बाद वो अपना भाला उठाता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एम्परर को निपटा देता है। इस पे पीछे मुड़ के डाजी और वेगा उसे मना कर रहे थे क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी और पुराना एम्परर इतनी शांति के साथ उन्हें जाने नहीं देगा। लेकिन जुनवे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जैसे ही यहाँ पे एम्परर की गुद्दी दबोचता है तो फिर उसे यहाँ पे सिस्टम ड्रैगन ऑरा एब्जॉर्ब करने में मदद कर देता है। बेसिकली एम्परर के अंदर जो ड्रैगन ऑरा था वो निकलता है तो जुनवे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जुनवे ऐसा कर करके यहाँ पे पूरा ऑरा एब्जॉर्ब कर लेता है और एम्परर यहाँ पे सूख के कांटा बन जाता है। इसके बाद एम्परर की फाइनली यहाँ पे गुद्दी चिटक जाती है और उसका खेल खत्म अब पूरी तरीके से और जुनवे को यहाँ पे 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं कि एम्परर को निपटाने के लिए, जिसी के साथ जुनवे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके नासन सोल रियलम के 3rd स्टेज पे भी आ जाता है। और क्योंकि उसने पहले बार यहाँ पे एम्परर की फील्डिंग सेट की थी इसीलिए उसे यहाँ पे एक नया मिशन में मिल जाता है कि उसे इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे एम्परर्स की फील्डिंग सेट करनी है, टोटल 100 को। और क्योंकि उसने पहली बार यहाँ पे एक एम्परर की फील्डिंग सेट की है तो फिर उसे यहाँ पे एक गॉड या फिर डीमन समन करने का मौका मिलता है। और अगर जुनवे यहाँ पे एम्परर्स की फील्डिंग सेट करो मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे दोबारा यहाँ पे गॉड और डीमन को समन करने का मौका मिलेगा। साथ ही में उसका 4 लेवल बूस्ट हो जाएगा, साथ ही में एक रैंडम लकी ड्रॉ, जिसके बाद स्किल इनहेरिटेंस और साथ ही में समनिंग लॉगिन ऑफ गॉड्स करने का भी चांस मिलेगा। लॉगिन ऑफ गॉड्स एक अलग चीज है जो बाद में तुम्हें बताऊंगा। फिर जुनवे जब इतनी चीजों को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है बस कुछ 100 एम्परर्स की फील्डिंग सेट करने के लिए। राजी उससे पूछती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो जुनवे उसे बताता है कि उसने अभी ये ब्रेक थ्रू किया है। इस पे वेगा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जुनवे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफी ज्यादा खुश था। वो आगे से कहता है कि एम्परर को निपटाने के बाद में उसके जो ड्रैगन ऑरा था उसको मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया। इसके बाद वो लोग वो साजिंग और पुराने एम्परर को देखते हैं तो उनकी फाइट अभी भी चल रही थी। खैर जुनवे यहाँ पे उन दोनों के रिलेशंस के बारे में बताता है, लेकिन वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर आगे से इतना ही कहता है कि यहाँ पे वो साजिंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है और यहाँ पे पुराना एम्परर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा और वो हारा जाएगा। हम लोग पुराने एम्परर को देखते हैं जिसके ऊपर वो साजिंग भारी पड़ने लगता है, तो ये यही सोचता है कि इसे भाग के यहाँ से जाना पड़ेगा और एनफोर्समेंट बुला के लानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी डायनेस्टी यहाँ पे खतरे में आ सकती है। जिसके बाद वो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है भागने के लिए और जब तक वो साजिंग उसके ऊपर हमला कर पाता तब तक वो यहाँ से भाग जाता है। वो साजिंग जुनवे के पास आता है और उसे बताता है कि वो साला टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग गया, लेकिन जुनवे आगे से कहता है कोई बात नहीं है, एम्परर निपट चुका है, पुराना एम्परर भाग चुका है, अब डायनेस्टी के अंदर कोई भी यहाँ पे वापस नहीं आएगा और उसे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे टेंगो भागते हुए जुनवे के पास आता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ पे बात पूल मिल चुका है। इसके बाद जुनवे यहाँ पे युआनबा को बुलाता है, तो युआनबा जल्दी से जुनवे के पास आता है और उसे बताता है कि तुम लोग हम सभी एक साथ थंडर पूल चलेंगे। जिसके बाद वो सभी भागते हुए थंडर पूल की तरफ जाने लगते हैं। नीचे की तरफ जितने भी बचे कुछ डिसाइपल थे उन्हें पता चलता है कि जुनवे यहाँ पे थंडर बाथ पूल की तरफ जा रहा है,
लेकिन ये सभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक साथ वहां पे जाते भी हैं तो सिर्फ मुंह की खाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब इसी बीच हम लोग उस इविल स्पिरिट या फिर इविल ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये सब कुछ देख रहा था। इसे भी पता चल जाता है कि इसे यहाँ पे जाके मास्टर को सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर यहाँ पे कुछ करेंगे तो ही वो लोग यहाँ पे जिन्होवे को निपटा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी वो लोग उखाड़ नहीं पाएंगे। जिसके बाद हम इन सभी को यहाँ पे उस थंडर पूल के सामने देखते हैं, जहाँ पे टेंगो आगे से बताता है कि वो पुल इस गुफा के अंदर है। इसके बाद जब वो लोग उस पुल के अंदर जाग के देखते हैं तो ये पुल कुछ खास नहीं था, बस इसके अंदर बिजली दौड़ रही थी। वेगा जिन्होवे से कहता है कि खड़े क्या हो, जल्दी से जाओ आके नहा लो इसके अंदर, जिससे यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी और पावरफुल चीजें मिल सके। नाजी यहाँ पे जिन्होवे से कहती है अगर वो यहाँ पे इसके अंदर बैठेगा तो वो और ज्यादा पावरफुल बनेगा। जिसके बाद जिन्होवे उसके अंदर छलांग लगा देता है और वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, और तैसे उसको यहाँ पे बिजली के झटके लगना शुरू कर देते हैं। तो जिन्होवे बिल्कुल एम्पर की तरह ही यहाँ पे अपने ड्रैगन को समन करता है और वेगा उसे कहता है कि अपनी स्किल्स का भी यूज कर लेना, अगर तुम उनका इस्तेमाल करोगे तो वो भी शायद से यहाँ पे अपग्रेड हो जाएं। वेगा उन लोगों से कहता है कि एक बंदा यहीं पे ही रुकेगा, बाकी सभी लोग बाहर जाएंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पे गार्ड करेंगे, और कुछ लोगों को भेज दो ताकि वो यहाँ पे फाई और बाकी लोगों को बुला लाएं। डाजी यहीं पे ही रुकेगी, वहीं पे ली भाई युवान से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे ताकि हम लोग बाकी लोगों को यहाँ पे बुला ला सके। डाजी यहीं पे ही रुकती है और जिन्होंने आराम से बैठ के कल्टीवेट करता रहता है। इसके बाद जो कुछ भी मैंने अभी तक यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें यहाँ पे आग की तरह पूरी जगह पे फैल जाती हैं और जिन्होवे के बारे में बच्चा बच्चा जान जाता है। इसके बाद अगला सीन 10 दिनों की बात का होता है और 10 दिन हो चुके थे और जिन्होवे बैठ के वहाँ पे कल्टीवेट ही करे जा रहा था। नैना हम लोगों को बताते हैं कि जिन्होवे अब यहाँ पे होली बॉडी के 3rd स्टेज को कल्टीवेट कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे 1 महीना हो चुका था। तो फिर जिन्होवे को यहाँ पे दोबारा मौका मिलता है गॉड समन करने का। जिन्होवे तुरंत यहाँ पे गॉड को समन कर भी लेता है। इसके बाद वही दोबारा वही वाली चीज, हुज द पोकेमॉन। इसके बाद जिन्होवे के लिए यहाँ पे एक रैंडम ड्रॉ भी करा जाता है, जिसके अंदर से उसे यहाँ पे और कंसीलिंग तलिस्मा मिलता है। अब इसका बस एक ही काम है कि ये जिन्होवे की औकात, उसकी हैसियत और उसके कल्टीवेशन सब कुछ छुपा सकता है। इतना इंट्रोडक्शन काफी है तलिस्मा के बारे में बताने के लिए। वह फिर जिन्होवे सिस्टम से पूछता है अगर वो यहाँ पे गॉड आर्मी को समन करे तो फिर कितना टाइम लगेगा। सिस्टम उसे बताता है नॉर्मली 1 दिन लगेगा बस, जैसे कि गॉड्स को लगता है। इस पे जिन्होवे अपने मन के अंदर सोचता है कि अब उसे यहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के गॉड ऑफ आर्मी को बुलाना चाहिए। इसके बाद हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि बाहर बैठे हुए थे। तब यहाँ पे फाई अपनी आंखें खोलता है और टेंगो को भी पता चल जाता है कि वो सभी लोग वापस आ चुके हैं। बेसिकली पुराना एम्परर वापस आ चुका था। युआन बा उसे कहता है कि वापस चले जाओ, काहे लिए आए हो भाई अपनी फील्डिंग सेट करवाने के लिए। लेकिन पुराना एम्परर आगे से यह कहता है कि वो उन सभी लोगों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने के लिए आया है और ये अपने साथ एक पावरफुल वेपन भी लेके आया था। वो सासिंग दोबारा अपने हथियार को उठाता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो दोनों बुड्ढे दोबारा आपस में लड़ाई वड़ाई शुरू कर देते हैं और उनकी पावर्स कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन इस बार यहाँ पे पुराना एम्परर वो साजिंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास एक पावरफुल वेपन था। वो साजिंग के ऊपर एक ही स्ट्राइक मारता है और वो साजिंग सीधा एक चट्टान से जा टकराता है। वह पे उनकी लड़ाई की वजह से पूरी चट्टान और पूरी केव हिलने लगी थी। डाजी को पता चल जाता है कि वो लोग वापस आ चुके हैं और पुराना एम्परर भी। जिस पे जिन्होंने पूल से बाहर निकलता है ये कहते हुए फिर तो बाहर चल के हमें बातचीत करनी चाहिए। जिसके बाद वो कपड़े पहनता है और बाहर आ जाता है और वो जैसे ही यहाँ पे बूढ़ों को देखता है तो वो आगे से कहता है ये वापस कैसे आ गया। इस पे वेगा आगे बढ़ता है और जिन्होवे को बताता है ऐसा लगता है कि पुराने एम्परर के पास यहाँ पे कोई एडवांस मैजिक वेपन है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे सावुजिंग के साथ बराबर का मुकाबला कर पा रहा है। जिस पे जिन्होवे आगे से कहता है अगर यहाँ पे वो साजिंग हारा जाएगा तो फिर क्या हम लोगों के लग नहीं जाएंगे पूरी तरीके से। जिस पे वेगा आगे से कहता है कि वो अभी के लिए यहाँ पे पुराने एम्परर का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उसके पास यहाँ पे कोई पावरफुल मैजिकल वेपन आ जाए तो वो आसानी के साथ यहाँ पे पुराने एंसेस्टर को निपटा सकता है। बेसिकली एम्परर को इसमें नेम एंसेस्टर लिखा हुआ है ना, तो आंखों की देखी बात सीधा दिल में उतरती वाली चीज हो रही है। क्योंकि इतना काफी नहीं था तो फिर अब यहाँ पे एक और बिंग आ जाता है जो कि यहाँ पे आसमान से इन लोगों को देख रहा था। जिन्होवे सर उठा के देखता है तो वो आगे से कहता है कि ये आंखें बादलों में क्यों बनी हुई हैं, और यहीं से ही जिन्होवे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अभी के लिए हम यहाँ पे वो साजिंग को देखते हैं जिसको भाई पूरी तरीके से मार ही मिल रही थी। पुराना एम्परर काफी इजीली यहाँ पे वो साजिंग को हैंडल कर ले रहा था, लेकिन उसकी फटी तो पड़ी ही थी। वो आगे से पूछता है कि तुम कौन हो भाई। इस पे वो साजिंग आगे से कहता है कि जब अंडरवर्ल्ड जाओगे तो फिर पता चल जाएगा। इसके बाद वो साजिंग आगे से कोई टेक्निक वेक्निक इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो पुराना एम्परर अपने वेपन का इस्तेमाल करता है जो कि डिमोनिक सॉर्ड थी। जिसके बाद वो यहाँ पे वो साजिंग के ऊपर स्लाइसेस मारना शुरू करता है। वेगा जैसे उन स्लाइसेस को देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये डिमोनिक सॉर्ड है। जैसे जिन्होवे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी का पक्का किसी डिमोनिक सेक्ट या फिर किसी तरीके से कनेक्शन है, क्योंकि आसमान में जो आंखें बनी हुई हैं उनसे भी यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी टाइम पे वो साजिंग अपने टेक्निक को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक तरीके से बवंडर या फिर कोई सकिंग पोर्टल पुराने एम्परर के पीछे खोलता है तो पुराना एम्परर उसी के अंदर खींचा चला जाता है। तो इसकी फटती है तो ये जल्दी से यहाँ पे उन 2 आंखों को कहता है कि सीनियर मदद कीजिए। जिसपे वो सीनियर को आगे से अपनी नीली कैसी अच्छा उंगली है यार, मैं कहूँ आंखें हैं। जिसके बाद वो उंगली करता है भाई उस पोर्टल के अंदर और उस सीनियर को, हाँ इसका यही नाम है इन 2 आंखों का, और सीनियर को की उंगली करने की वजह से यहाँ पे टेक्निक डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे वो साजिंग को यहाँ पे ब्लैक लैश पड़ते हैं और वो पीछे गिर जाता है। जिससे जिन्होवे को समझ में आ जाता है कि वो साजिंग सेकंड के अंदर हारा गया। तो फिर
फिर अगला नंबर उन्हीं का ही है। इसीलिए ब्लैक रीपर बाहर निकलता है और वो जिनवे से कहता है कि मैं आपको जल्दी से यहाँ पे अंडरवर्ल्ड लेके चलता हूँ, आप वहाँ पे रिफ्यूजी ले लीजिए। तो जिनवे पूछता है कि तुम सभी लोगों को लेके चल सकते हो, तो फिर रीपर आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम सभी लोग अभी भी जिंदा हो और वो जिंदा इंसानों में से सिर्फ एक को ही लेके जा सकता है। अब इसके बाद सिनर्गू आगे से बोलना शुरू कर देता है कि साला इसीलिए इन लोगों की इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फटी पड़ी थी कि यहाँ पे पूरी डायनेस्टी के अंदर बवाल मचा पड़ा है। जिसके बाद वो जिन्वे की तरफ देखता है तो जिन्वे उसकी तरफ देखता है ये सोचते हुए कि अच्छा यही असली मालिक है। जिसपे पुराना एम्परर यहाँ पे सिनर्गू को शुक्रिया कहता है मदद करने के लिए। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे जिन्वे की तरफ देखता है और उससे कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे नैन्स और डायनेस्टी सिर्फ कुछ छोटे मोटे लोगों की वजह से इतना ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो जिन्वे से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारे पीछे पावरफुल फोर्स हो सकती है, तो फिर तुम्हें ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता। जिन्वे उससे कहता है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। फिर इसके बाद नैन और युवान आगे से यही कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे जिन्वे को कुछ भी करना चाहेंगे तो उन्हें यहाँ पे उनके ऊपर से होके गुजरना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सावोजिंग को दोबारा देखते हैं और ये दोबारा खड़ा होने लगता है। तो पुराना एम्परर यहाँ पे सिनर्गू से कहता है कि आप बस 2 कल्टिवेटर्स को मार दीजिए जो कि यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल रियलम में है। जिसके बाद वो जो एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में हुआ है वो उसे पूरी तरीके से मान लेगा। इसके लिए सिनर्गू मान जाता है। वो आगे से कहता है कि ये डील हुई। अब उसी टाइम पे हम लोग टेंगू को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑर्डर रिलीज कर रहा है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जिनेवे को सर्व करने का वादा किया था, तो वो लोग यहाँ पे जिनेवे को ऐसे कैसे निपटने दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेंगो के ऊपर चांद बन आता है। इसके बाद टेंगो यहाँ पे अपनी रियल बॉडी को रिलीज करना शुरू करता है और वो आगे से दहाड़ मारने लगता है। तो फिर यहाँ पे पुराना एम्परर उसके ऊपर स्लैश मारता है, लेकिन टेंगो स्लैश को अपने मुंह से पकड़ता है और उसे दबा के डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद टेंगो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, बेसिकली इवॉल्व हो रहा है ये। जिसके बाद वो अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पुराने एम्परर के ऊपर बस एक ही अटैक करता है और पुराना एम्परर दूर जाके गिरता है। जिसपे तो वेगा भी हैरान हो जाता है कि टेंगो के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। वह जिनवे सिस्टम से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जब टेंगो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लैंड गॉड रियलम पे ब्रेक थ्रू करेगा। जिसपे सिस्टम यहाँ पे जिनवे को बताता है कि जब टेंगो को यहाँ पे समन किया गया था तो वो पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था और ऊपर से उसके जो ब्लड लाइन का पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से लिमिटलेस है। क्योंकि जब टेंगो समन हुआ था तो उसका लेवल पहले ही ज्यादा था, तो फिर सिस्टम ने यहाँ पे टेंगो के लेवल को कम कर दिया था ताकि जिनवे को कोई खतरा ना रहे, ताकि टेंगो के अंदर से जो निकलता हुआ ऑरा है वो जिनवे को पूरी तरीके से निपटा ना दे। इसके बाद हम लोग सिनर्गू को देखते हैं जो कि यहाँ पे टेंगो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सिनर्गू की पावर जैसे ही यहाँ पे डायनेस्टी के ऊपर गिरती है तो वो इतनी ज्यादा थी कि जितने भी लोग थे वो सभी वहां से भागने लगते हैं, ये कहते हुए भागो इससे पहले कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर ये सब कुछ यही कह रहे थे कि ये डीमन ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स सिनर्गू डीमन ही है। हम लोग सिनर्गू को देखते हैं और पता नहीं इसका लेवल क्या है। ये टेंगो को यहाँ पे पता नहीं कैसे ना तैसे पालतू बना लेता है, इसे के लिए जकड़ लेता है। और वो टेंगो से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि हेवनली हाउंड का डिसेंडेंट यहाँ पे होगा। और वो टेंगो से कहता है कि 3 मिनट देता हूँ, मेरा कुत्ता बन जाओ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर निपट जाओ। वह जिनवे चीखते हुए सावोजिंग से कहता है कि जल्दी से टेंगो को फ्री करो नहीं तो वो निपट जाएगा। जिसपे वो सभी लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टेंगो को फ्री करने के लिए। लेकिन सिनर्गू आगे से अपने हाथों को रिलीज करता है, ये कहते हुए कि तुम लोग काहे टाइम वेस्ट करा रहे हो मेरा यार, तत्काल टिकट से आया हूँ, ज्यादा टाइम न वेस्ट करो, अभी घर भी जाना है, पेट खराब है मेरा, 10 हो रखे हैं मुझे, अगर गलती से भी पैंट गिली हो गई तो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद सिनर्गू उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और इजीली उन्हें हैंडल कर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे जिनवे की तरफ कदम बढ़ाता है, ये कहते हुए जब यहाँ पे लीडर ही नहीं होगा तो फिर ग्रुप का क्या फायदा। जिनवे अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या उसका समय निकट आ चुका है, क्या उसका अंत यहीं पे ही होने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिनवे ने जो सामान मंगाया था वो यहाँ पे डिलीवर हो जाता है। सिस्टम जिनवे को बताता है कि उसने जो सामान मंगाया है वो रेड बॉय है, दी होली इन्फेंट किंग जर्नी टू दी वेस्ट से। और रेड बॉय की रेस यहाँ पे डीमन रेस है जो कि यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के 8th लेवल पे है। उसके पास उसका मैजिकल वेपन है फायर पॉइंटेड स्पीयर, मैजिकल पावर है 3 काइंड्स ऑफ ट्रू फायर, डिफेंसिव ब्रेथ ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और स्किल है डीमन सेंड युआन गोंग। इस पे जिनवे को जैसे पता चलता है कि ये रेड बॉय है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रेड बॉय का एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो भी यहाँ पे सिर्फ इमॉर्टल रियलम है, यानी कि रेड बॉय की कल्टीवेशन ज्यादा है, लेकिन सिस्टम ने दोबारा उसे कम कर दिया। लेकिन रेड बॉय इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे इन सभी की यहाँ पे तस्रीफ बचा सकता है बिना किसी दिक्कत के। जिसके बाद रेड बॉय नीचे आता है तो फिर हम लोग इसको देख पाते हैं। जिसके बाद जिनवे रेड बॉय से कहता है कि जरा आसमान में जो 2 आंखें हैं उन्हें थोड़ा सा फोड़ दोगे ताकि वो हमें दोबारा परेशान ना कर पाए। जिसके लिए रेड बॉय तुरंत मान जाता है क्योंकि जिनवे का हुक्म सराखों पे। जिसके बाद हम लोग रेड बॉय को देखते हैं जो कि यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सबसे पहले अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए सिनर्गू की आंख के ऊपर हमला करता है और एक आंख को फोड़ देता है। जिसपे पुराना एम्परर अपने मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ के एक फेमस स्पेल है एशियन मास्टर की, लेकिन इसके बावजूद रेड
बॉय ने इजीली उसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसके बाद रेड बॉय यहाँ पे अपनी स्पीयर को गोल गोल घुमाने लगता है तो आसपास का जो ऑरा था वो उसके पास इकट्ठा होने लगता है, जिससे यहाँ पे जो सीनियर गू था वो अपने असली रूप में आ जाता है और रेड बॉय उसे कहता है ए पकड़ा गया। इस पे सीनियर गू आगे से अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और रेड बॉय के ऊपर अटैक करता है। हालांकि रेड बॉय इजीली उस फायर को यहाँ पे रोक लेता है और कहता है कि ये आग है, इससे अच्छी तो मेरी आग है। लेकिन सीनियर गू ये देख के हैरान हो जाते हैं कि रेड बॉय ने इतनी आसानी के साथ में उसकी हेल फायर को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया और वो आगे से चीखते हुए कहता है कि तुमने ये कैसे किया। इस पे रेड बॉय आगे से हवा खींचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली थ्री फोल्ड फायर क्या होती है। इसके बाद वो अपने मुंह से आगे से यहाँ पे थ्री फोल्ड ट्रू फायर का इस्तेमाल करता है, सीनियर गू के ऊपर हमला करता है और उन्हें जला के तड़ी पार कर देता है। इस पर जिन्होंने अपने मन के अंदर यही सोचता है कि दैट्स माय रेड बॉय। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे एक एशियंट सीनियर को भी आसानी के साथ निपटा सकता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे पुराने एम्पर की तरफ इशारा करते हुए रेड बॉय से कहता है कि इसको भी निपटा दो यार मेरे लिए, जिसके लिए रेड बॉय तुरंत मान जाता है। जिसके बाद वो पुराने एम्पर के पास पलक झपकते ही पहुंचता है तो पुराना एम्पर कांपते हुए पूछता है कि तुम कौन और उसकी मदद क्यों कर रहे हो। इस पे रेड बॉय उसे अपने बारे में बताता है, ये कहते हुए कि मेरे बाद में तुम जान लेना और तुम फेमस हो जाओगे हेल के अंदर जब यहाँ से निपट जाओगे। तो पुराना एम्पर दोबारा अपने वही स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। लेकिन रेड बॉय तब तक उसकी पीठ के अंदर अपना खंजर भोग देता है, ये कहते हुए कि अपने सपनों में सोचना। इसके बाद वो दोबारा अपनी थ्री फोल्ड फायर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे पुराने एम्पर को भी तड़ी पार कर देता है। इसके बाद रेड बॉय नीचे आता है और जेनेवा से पूछता है कि मैं पावरफुल हूँ ना। जेनेवा उससे कहता है कि अगर तूने अगली बार आने में देरी की तो सीधा तेरे चित्तड़ पे तमाच मारूंगा। फिर इसके बाद जेनेवा यहाँ पे सिस्टम से कुछ तो समन करता है और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पे एक आर्मी मिल जाती है। इसका नाम व्हाइट रॉबर्ट आर्मी था जो कि एक इनविंसिबल आर्मी है। आर्मी के अंदर एक जनरल है और 700 के आसपास कई सारे सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पे फाउंडेशन रियलम की 5th से 9th लेवल पे हो, वहीं पे जनरल गोल्डन रियलम पे है। वहीं पे जेनेवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक पावरफुल आर्मी भी है। इसके बाद जेनेवा के पास में यहाँ पे वू जियान आता है जो कि उसे शुक्रिया कहता है कि पावरफुल एनिमीज की वजह से नैंजो डायनेस्टी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, लेकिन जेनेवा ने यहाँ पे उन्हें निपटा के सिटी को फ्री कर दिया है। जेनेवा से पूछता है क्या चाहिए रे तेरे को। इस पे वू जियान जेनेवा से कहता है कि वो यहाँ पे जेनेवा के साथ में एक डील करना चाहता है कि जेनेवा उसकी मदद करेगा डिवाइन सॉर्ड हॉल, नॉर्थर्न पैलेस फैमिली, डीमन सबडूइंग सेक्ट और सेक्ट स्टार सेक्ट को निपटाने में और उनसे छुटकारा पाने में, ताकि वो यहाँ पे एम्परर बन सके। और अगर जेनेवा इस डील के लिए हाँ मान जाता है तो फिर वो यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी को एक वेसल के अंदर बदल देगा जो कि यहाँ पे कियानिवे किंगडम के लिए काम करेगा, बेसिकली जेनेवा के लिए काम करेगा। जेनेवा पहले तो मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पे वेगा उसे बताता है कि वो यहाँ पे अगर एम्परर बनता है डायनेस्टी का तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई सारे यहाँ के जो सिटीजन होंगे उसे शायद से पूरी तरीके से अपनाएंगे नहीं, जिससे उसका लक और यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन लिमिट हो सकती है और वो पूरी तरीके से यहाँ पे डायनेस्टी का फायदा नहीं उठा पाएगा। जिसपे जेनेवा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लक ने मेरी ऐसी की तैसी कर रखी है, साला हर एक काम पे आ जाता है। इसीलिए वो यहाँ पे वू जियान से कहता है कि वो मदद करने के लिए राजी है, लेकिन अगर वू जियान उसे कभी भी धोखा देगा तो फिर वो उसकी कभी भी मदद नहीं करेगा और ना ही बाकी लोगों की। इसके लिए वू जियान मान जाता है, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पे जेनेवा को कुछ कर नहीं सकता। उसी टाइम पे रेड बॉय को पता चलता है कि यहीं पे एक पावरफुल मैजिकल वेपन छुपा हुआ है और वो जेनेवा से पूछता है कि मैं बाहर निकाल लूं क्या, लेकिन वू जियान इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी का पावरफुल वेपन ले लेगा तो फिर यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी का जो लक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसे कंट्रोल करने में भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये मैजिकल वेपन डायनेस्टी के लिए जरूरी है। लेकिन जेनेवा उससे कहता है कि एक चीज चूज करो, क्या चाहिए, मैजिकल वेपन या फिर थ्रोन, बताओ जल्दी से, ज्यादा लालची ना बनो। इस पे वू जियान मन के अंदर यही सोचता है कि तुम भी लालची ना बनो यार, अगर तुम ये वेपन ही ले लोगे तो फिर डायनेस्टी का लक पूरी तरीके से कम हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे जेनेवा के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए जेनेवा रेड बॉय को ऑर्डर देता है कि जल्दी से वो मैजिक वेपन लेके चले आओ। इस पे रेड बॉय नीचे जाता है और सीधा उस जगह पे हमला करता है जहाँ पे वो वेपन गड़ा हुआ था। जिसके बाद वो जमीन को तोड़ता है तो फिर से वो मैजिकल वेपन मिल जाता है और वो भागते हुए जेनेवा के पास आता है और जब वो बाकी लोगों को उस मैजिकल वेपन को दिखाता है तो वेगा उसे पहचान जाता है। दरअसल ये एक कीलक मैजिकल वेपन था। वहीं पे रेड बॉय अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस मैजिकल वेपन को यहाँ पे कंप्रेस और श्रिंक दोनों कर देता है। बेसिकली इसको साइज में छोटा और इसकी पावर्स को भी कम कर देता है। सॉरी, इसकी पावर को नहीं, बस इसके आउटपुट को कम कर देता है और जेनेवा से कहता है कि अब वो इसका इस्तेमाल इजीली कर सकता है। वू जियान हम लोगों को बताता है कि जब एम्परर ने उसे यहाँ पे ये मैजिकल वेपन चेक करने के लिए भेजा था तो ये इतना ज्यादा गर्म था कि इसके अंदर से निकलते हुए गर्मी की वजह से वो 300 मीटर तक पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पे रेड बॉय ने इजीली उसे यहाँ पे कंप्रेस भी कर दिया और जेनेवा के लिए यूज के लिए बना भी दिया। वह जेनेवा वेगा से पूछता है कि इसे छोटा भी किया जा सकता है क्या, तो वेगा आगे से बताता है कि हाँ, इसे करा दिया जा सकता है। इसके बाद वो जेनेवा से कहता है कि अपनी एक खून की बूंद इसके ऊपर डाल दो, जिसके बाद ये तुम्हें अपना मालिक मान लेगा, क्योंकि अब इसका पुराना मालिक यहाँ पे नहीं है। जेनेवा बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जल्दी से मैजिक वेपन के ऊपर यहाँ पे अपनी एक खून की बूंद डालता है तो वो जल्दी से जेनेवा को अपना मालिक मान लेता है। राजू के यहाँ पे जेनेवा की चिंता हो रही थी तो वेगा आगे से कहता है कि चिंता न करो, वो ठीक ही रहेगा। ये एक डायनेस्टी आइटम है जो कि यहाँ पे जेनेवा और किंगडम के लिए बहुत ज्यादा लक लेके आएगा। जब वो एक बार यहाँ पे थ्रोन के ऊपर
ऊपर बैठ जाएगा। इसके बाद वो मैजिकल वेपन यहाँ पे जुनवे के साथ मर्ज हो जाता है और जुनवे जब आंखें खोलता है तो अगले सीन में हम लोग युवान बा को देखते हैं जो कि बाकी सेक्टर्स के ऊपर अब यहाँ पे धावा बोल रहा था। जैसा कि जुनवे ने डील किया था कि वो बाकी सेक्टर को यहाँ पे निपटा देगा ताकि वो जियान आसानी के साथ यहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठ सके। हम लोग रेड बॉय को देखते हैं और ये भी आगे से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था और ये लोग इसी तरीके से एक एक कर करके कई सारे गॉड सेक्ट और कई सारे डायनेस्टी सेक्ट को यहाँ पे निपटा देते हैं जिन युवे के ऊपर यहाँ पे जिन सेक्ट के ऊपर यहाँ पे वो जियांग उंगली उठाता है। और जुनवे धीरे धीरे करके यहाँ पे एक ओवरलॉर्ड के नाम से फेमस होने लगा और कई सारे लोग उससे डर के यहाँ पे भागने लगे। जिसके बाद हम लोग यूसो को देखते हैं जो कि यहाँ पे जुनवे से कहता है कि मुझे ना मारो और वो जुनवे से कहता है कि शॉर्ट गॉड सेक्ट अब है ही नहीं तो फिर उसके यहाँ पे जिंदा रहने का कोई रीजन ही नहीं है। जुनवे उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक इस बात की संभावना है कि यहाँ पे रिवेंज लेने का मौका है और तुम वापस आ सकते हो। लेकिन वो जियान भी जुनवे से यही कहता है कि मेरी फीलिंग्स के बारे में भी कदर करिए, जाने दीजिए इसे। तो फिर जुनवे यहाँ पे यूसो को जाने देता है ये कहते हुए कि जाओ जाओ मैं नहीं कर रहा कुछ, और यूसो उसे शुक्रिया कहता है कि उसे ना निपटाने के लिए। इसके बाद हम लोग लुयान सिटी को देखते हैं जिससे यहाँ पे पता चल जाता है कि जुनवे ने कई सारे सेक्ट को निपटा दिया है वो जियान की मदद करने के लिए ताकि वो यहाँ पे एम्परर बन सके। इसके बाद जुनवे यहाँ पे जैसे ही आता है तो इन सभी की इतनी फट जाती है कि ये तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं सिर्फ उसका नाम सुन के। जुनवे आगे से कहता है कि यार इतना ज्यादा डरावना हो गया क्या, साला लोग देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जुनवे के पास जैंग जियाओ आता है और वो अपने साथ कुछ सोल्जर्स को भी लेके आया था। जुनवे आगे से कहता है कि इस तरीके से ग्रेड व्रेड ना किया करो, हम लोग दोस्त ही हैं। जैंग जियाओ जुनवे को बताता है कि उसने यहाँ पे करीब 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा लुयान सिटी तक टेलीपोर्ट होने में। जुनवे उसे कहता है कोई बात नहीं है, तुम उन सभी लोगों को यूलोंग टैवरन तक भेज दो। जिसके बाद अगला सीन यूलोंग टैवरन का होता है जहाँ पे ताइसी और बाकी लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। जुनवे उनसे कहता है कि सर उठा लो, मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ। ताइसी जुनवे को यहाँ पे किंगडम से आए हुए एक न्यूज के बारे में बताता है कि कियानवे किंगडम के जितने भी आसपास के किंगडम्स हैं वो सभी यहाँ पे अब कियानवे किंगडम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं। जुनवे आगे से पूछता है कि सभी साइड से हमला किया जा रहा है पर कैसे। जैसे जुनवे को समझ में आ जाता है कि कुछ किंगडम तो यहाँ पे पहले से ही सोच रहे थे, उन्होंने शुरू कर दिया और कुछ यहाँ पे फोर्स किए जा रहे हैं। ये सोचते हुए कि जुनवे यहाँ पे अब पूनी बन चुका है तो वो किसी भी किंगडम के ऊपर हमला कर सकता है जब वो यहाँ पे एक डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया है तो इसलिए वो पहले यहाँ पे कियानवे किंगडम को निपटाना चाहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। विका आगे से ये कहता है लेकिन इस बात के भी चांसेस है कि अगर वो यहाँ पे अभी भी कियानवे के किंगडम के ऊपर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ पे जुनवे की ताकत से डर नहीं लगता है जो उसने अभी ही दिखाई है। जुनवे उन लोगों से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इंतजार करेंगे और आराम करेंगे, जिसके बाद जब सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो लोग यहाँ पे कियानवे किंगडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला सीन आउटलैंड्स का होता है जहाँ पे हम लोग दोबारा सिनर्गो को देखते हैं। इनकी बॉडी निपट चुकी है लेकिन ये यहाँ पे अपनी परमोडियल स्पीड की वजह से अभी भी जिंदा है, नहीं तो ये पक्का निपट जाते हैं। खैर अब इन्होंने यहाँ पे फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पे जुनवे का जीना हराम कर देंगे और वो सबसे पहले यहाँ पे खुद को हील करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ पे ब्लैक फ्लेम डिवाइन सेट के सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे और कियानवे किंगडम के ऊपर धावा बोल देंगे उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये आगे से कहते भी हैं कि अगर मैं बदला न ले पाया तो मैं असली मर्द नहीं हूँ। वो आप अभी भी नहीं, यहाँ पे एक बुढ़े हैं। इसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और हम लोग यहाँ पे एक गेट को देखते हैं जो कि नैन्सो डायनेस्टी का ही गेट है और इनके ऊपर यहाँ पे कई सारी मॉन्स्टर वेव से हमला हो रहा था। यहाँ के जितने भी गार्ड थे वो आगे से गेट को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये अकेले ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये मॉन्स्टर वेव इजीली यहाँ पे ब्रोंज गेट को पार करके आगे बढ़ जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरे किंगडम के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आन पड़ेगा। हम लोग ब्रोंज गेट को देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर एक साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे उसे तोड़ने के लिए और हम लोग कुछ पंछियों के ऊपर यहाँ पे अबाय सेट के लिंगचुआंग क्यू नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एल्डर था। एक बंदा यहाँ पे आता है जो कि एल्डर लिन को बताता है कि जुआन युवे लुयान सिटी के अंदर आ चुका है। एल्डर उससे पूछते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। वो बंदा आगे से बताता है पूरी तरीके से करेक्ट है, जिस पे एल्डर लिन आगे से कहता है अगर जुनवे ने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी भी अगर उंगली पेची की तो फिर ये पूरी तरीके से प्लान बर्बाद हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऑर्डर्स को वापस नहीं लेता है क्योंकि एम्परर ने ऑर्डर दिए हैं तो फिर यहाँ पे जो होना है वो होके ही रहेगा। इन लोगों को यहाँ पे ब्रोंज गेट के पार जाना है तो फिर वो होना ही पड़ेगा, इसलिए लोग अल्ट्रैक को नहीं रोकते हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग रेनफोर्समेंट क्लैन एल्डर ज़ो को देखते हैं जो कि यहाँ पे एल्डर लिन के ऊपर अपने पाम अटैक से हमला करते हैं तो वो पंछी बड़ी जल्दी से साइड में हटता है और उस पाम अटैक को डॉज कर लेता है। एल्डर लिन यहाँ पे एल्डर ज़ो को पहचान देते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे रेनफोर्समेंट वाले हो ना गेट को डिफेंड करने के लिए। और पे एल्डर ज़ो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे ब्रोंज गेट के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। इस पे एल्डर लिन यहाँ पे अपना नाम और अपने सेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो अबाया सेक्ट से हैं और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे एम्परर मारा जा चुका है इसीलिए किंगडम अब पहले की तरह पावरफुल नहीं है, यानी कि अब वो लोग यहाँ पे इस किंगडम के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। हालांकि जो आगे से पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पे डायरेक्ट किंगडम के ऊपर अटैक करने की। इस पे एल्डर लिन आगे से कहते हैं कि ज्यादा जानने की जरूरत नहीं क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होने वाला है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे आपस में लड़ने लगते हैं और ये पे ये एपिसोड खत्म होता है। चिंता न करो, आगे कोई फाइट नहीं है, बस थोड़ा सा बोर बचन होगा जिसके बाद यहीं पे ही ये खत्म हो जाएगा। तो वंस अगेन ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होती है। सायोनारा।